भैया गोरखपुर का एक अपना भौकाल है और कहते हैं लोग कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। ये भी एक जलवा ही है गोरखपुर का। जैसे आप कह रहे हैं ना कि दहेज लेना जो भी गलत है, तो आप ये बताइए सरकारी दुल्हन ढूंढना सही है क्या? हिंदू धर्म में कहा जाता है महिला इतना दिन अपवित्र रहती, इतना पवित्र रहती है। आप उसी धर्म से आ रहे हैं और वही आपके दिमाग में फिट किया जा रहा है कि लड़की है लड़की है, बल्कि वही लड़की का आप दूध पी रहे हैं। लेकिन अब मैं उसका नाम नहीं ले सकता, उसी मंदिर में उसको जाने से आप रोक रहे हैं कि तुम्हारे पाँव कसम से बहुत ही प्यारे हैं, खुदा करे मेरे बच्चों की इनमें जन्नत हो। उसने कह दिया लतियाए नहीं गए हो। ये नाम ही गलत है। आपने जो नाम रखा एंटी रोमियो, आपने रोमियो को ही बदनाम कर दिया, उसी को डिफेम कर दिया। रोमियो किस पार्टी के छात्र हैं? निर्दलीय। सबका दल तो दलदल है, अपना दल तो निर्दल है। रेलवे की वैकेंसी पड़ी हुई है, उसके बाद से धर्म जात की बात की जाती है कि ब्राह्मण नाराज हो गया है, क्षत्रिय नाराज हो गया है, यादव नाराज हो गया है, वैश्य नाराज हो गया है, शूद्र नाराज हो गया है, मुस्लिम नाराज हो गया है। ऐसे पार्टियों को मैं यही कहना चाहता हूं कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबी सफर को मीलों में मत बांटिए। यह दागता हुआ दरिया है युवा शक्ति, इसे धर्म जाति वर्गों में मत बांटिए। आप बताइए क्या फोटो उतारे हैं कि वीडियो? क्या समूह चित्र खींच रहा है क्या? नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा है। सौरभ का सौभाग्य है कि वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के प्रख्यात विवेकानंद छात्रावास में पहुंच गए हैं और यहाँ के छात्रों ने उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी। कैमरा शुरू होने के पहले से ही अपने ज्ञान से हमारा उद्धार करना भी शुरू किया। किसी भी विश्वविद्यालय की शोभा होते हैं वहाँ के विधि के छात्र, लॉ के स्टूडेंट। इलाहाबाद में यही शब्द ला कहा जाता है, ला के विद्यार्थी। तो ला के तृतीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष का भी कोई है कि जा चुके हैं? अच्छा, सेमेस्टर, माफ़ करिए, सुधीजन सेमेस्टर वाले दौर में प्रवेश कर चुके हैं। मैं अभी प्रागैतिहासिक काल के चरणों में फंसा हुआ हूँ। मुझे बताए गए कई अद्भुत ज्ञान से संलिप्त वाक्य, मसलन ये कि विधि का छात्र क्या बोल्ड होता है, बदतमीज नहीं। और क्या दूसरा बताया गया था चरित्र के बारे में? बदमाश होता है, चरित्रहीन नहीं, और सब काम विधिवत करता है ना। आप देखते हैं। और इन लोगों ने जैसे जैसे मैंने किसी से पूछा कि भाई साहब आप कहाँ से हो, तो उन्होंने पहले अपनी विधानसभा का नंबर बताया, निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त, फिर विधानसभा का नाम बताया। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने विधिवत हैं। और बीच बीच में थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ के लिए या लीगल रिलीफ के लिए नॉन लीगल के स्टूडेंट्स भी, जैसे मेरे बगल में ये भाई साहब बैठे हैं जिन्होंने मेरी तरह हिंदी साहित्य में एमए किया है, लेकिन ये टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट। अच्छा ये बताओ, जो गोल्ड मेडल मिलता है उसमें सचमुच में गोल्ड होता है? यहाँ वाले में तो बिल्कुल नहीं होता है, बाकियों का नहीं पता है। नहीं, यहाँ वाले में नहीं होता है। हाँ। तुमको कैसे पता? तुमको मिला गोल्ड मेडल? नहीं, इनका मिला है ना, तो मैं देखा हूँ। खुरच के देखे थे क्या? नहीं, हम लोग उसको चेक कर रहे थे कि क्या हो सकता है। सुनार की दुकान पे ले गए थे, सुनार की दुकान पे मिल जाए बेच दे। और क्या बेचोगे क्यों यार? एकदम अच्छे खासे आदमी, अरे गोल्ड मेडल क्यों बेचोगे? नहीं, क्यों उसको मतलब जरूर क्या गोल्ड है जो सर कौड़ी वाला ठेला लगाना था। सर दरअसल मैंने आनंदीबेन पटेल जी जो हमारी राज्यपाल हैं माननीय, उन्होंने कहा था कि एक संस्मरण सुनाया था किसी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने गोल्ड मेडल बेचा तो 11,000 रुपये मिले। मैंने कहा अरे वाह, मैं तो कम से कम अच्छा खासा एक मिल जा रहा है। उसके बाद फिर पता चला कि उसमें सोना तो बस नाम भर का होता है, और उसमें भी ये भी सुविधा नहीं थी कि इधर से कम गोल्ड मेडल डाला जाए, उधर से सोना निकल जाए। तो अब गोल्ड मेडल आपको मिल गया है, हिंदी साहित्य पढ़ के आगे आपका क्या करने का इरादा है? करने का इरादा बस यही है कि उस समय मैं विद्यार्थी दीर्घा में बैठा हुआ था। कोशिश है कि आने वाले समय में शिक्षक दीर्घा में बैठूं। बस यही प्रयास चल रहा है। गुरुजी बनना चाहते हैं? जी बिल्कुल। तुम गुरु कहाँ, कोर्ट से आ रहे हो क्या? नहीं सर, मैं परीक्षा दे के आ रहा हूँ। परीक्षा में वकील वाले का वर्दी पहन के जाना पड़ता है? हाँ जी, यही ड्रेस है हम लोगों का। ड्रेस कोड है? हाँ। नहीं, वो ड्रेस कोड दीना जी पे भी लागू होता है। हर सभ्यताओं में कुछ खासियतें होती हैं, हर शहर के कुछ दर्शनीय स्थल होते हैं, और हर शहर के कुछ दर्शनीय नागरिक होते हैं। दीना जी इस यूनिवर्सिटी के दर्शनीय नागरिक हैं, ऐसा मुझे बताया गया।
सर कोई परिचय में कमी तो नहीं रह गई? नहीं नहीं, मेरा नाम पूरा दीनानाथ गुप्ता है। एकमात्र कटा सेबधारी। कटा सेवधारी। हाँ, एकमात्र एप्पलधारी। एप्पलधारी। अरे यार, अच्छा, कटा सेवधारी मतलब बड़ा यार तुम्हारा। क्या हम बताएं? ये इतना तुम्हारा फैन क्लब क्यों है यहाँ पे दीना? अरे ये वो दीना नहीं है जो लिबर लिबर करते थे, अब इनको चाहिए फुल इज्जत। होली है, गाली बहुत ज्यादा सुनते इसलिए सब फगुआ है ना, तो फगुआ का मतलब हम ही निकालते हैं यहाँ का मोर्चा। पहले तो हमें सुनाया जाता फगुआ के अगुआ हैं। जिन लोगों के ऊपर शहर का आवरण ज़्यादा चढ़ गया है उनकी जानकारी के लिए बता दें कि संस्कृत में जिस महीने को फाल्गुन कहते हैं उसको देशज में फाग कहते हैं, फाग का महीना। और उस दौरान जो लोकगीत गाए जाते हैं उनको फगुआ कहते हैं। और जिन लोगों को गालियों से परहेज़ हो वो उत्तर प्रदेश और ख़ास तौर पर पूर्वांचल की चौहद्दी से दूर रहें, उनकी सेहत के लिए अच्छा होगा। अब आप समझ गए कि मैंने सबसे पहले फगुआ के अगुआ से दोस्ती क्यों की। हाँ? तो तुम्हारा ये जो शौर्य है इसका प्रदर्शन कितने बजे शाम को शुरू होता है फगुआ का? जब आप चाहें। अब इस समय तो भोजन के बाद होगा, और हम ये एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो उसके बाद जब देखे हैं उत्साह हमारे अंदर ज़्यादा था, तो सबसे पहले मैं जो शोधकर्ता हैं उनको, कौन से हॉस्टल वाले? गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध। हाँ, तो पहली ललकार तुमने उनको लगाई? हाँ, पहले हम उनको लगाए हैं। बुढ़ा भी हॉस्टल है। तो पहले बुड्ढा हॉस्टल को हमने बोला, फिर उसके बाद वहाँ से आए, फिर यहाँ से फिर एनसी वाले को। एनसी का क्या फुल फॉर्म? नाथ चंद्रावत। ये कौन थे? ये बीए मतलब स्नातक के विद्यार्थी जिनके नाम पे हॉस्टल है। उन्हीं के नाम पे छात्रावास बना है। कहाँ के राजा? जगदीशपुर स्टेट है बगल में, जगदीशपुर स्टेट है, वहीं के राजा थे। तो उनको फिर तुमने ललकारा? अरे वहाँ के बच्चों को उनको कहाँ ललकारेंगे भाई? वहाँ उस हॉस्टल के बच्चों को। हाँ, हाँ। ये पिछले हफ्ते दिन से ललकारे जा रहे थे। ये पिछले हफ्ते दिन से ललकारे जा रहे थे। 2 दिन पहले इन्होंने ललकार दिया। बहुत जमा हो गया था। ललकारा और सब गायब। हो चुका है, अब एग्जाम खत्म हो चुका है, तो अब उसका ललकार जारी रहेगा। ललकार जारी है। ये तुम शादी ब्याह वाला सूट पहन के ला का पढ़ाई करने गए थे? सर ये हम लोग का ड्रेस कोड है, और अभी हम पेपर दे करके नहीं सर, चमकीली पट्टी नहीं है गुरु। पंथ कई काज वाले हैं ये, एक पंथ कई काज वाले हैं। देर है, मौके का इंतजार कर रहे होंगे, मिल जाए तो फिर भिड़ लें। फायदा है सर, ऐसा कोट रहने का एक फायदा है कि लगन में आप नेपाल क्लब, गोरखपुर क्लब, रेलवे क्लब जा सकते हैं। और ऐसे वाले कोर्ट में आप केवल एडवोकेट क्लब में जा सकते हैं। बस। कितने निपटा देते हो सीजन में तुम लोग क्लब? मेस के खाने पर निर्भर करता है। खराब बना। नहीं, मुझे बताओ कि देखो दुनिया की हर मेस का खाना खराब से बहुत खराब के बीच में कहीं होता है। तुम्हारी मेस का कहाँ है? बहुत खराब से थोड़ा आगे। बहुत खराब से थोड़ा आगे। बढ़िया। तो मेस का खाना खराब है, फगुआ की तैयारी हो चुकी है, एग्जाम सब निपट चुके हैं। अच्छा, इसलिए आज अतिरिक्त एक्स्ट्रा बैटरी लगाई है। हम लोग का शुरू हुआ है। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं एमए हिंदी का 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। बहुत बढ़िया। फिर से सवाल पूछता हूँ, ये तो घर वालों को बता रहे हो, पढ़ क्या रहे हो इस समय? नहीं, इस समय तो मैं आज उपन्यास का पेपर दे के आया हूँ। तो उपन्यास पढ़ा था। कौन सा उपन्यास? गोदान पढ़ा था, और झूठा सच है, और आधा गांव है। सिलेबस के बाद सारे सभी सिलेबस के अलावा सारे उपन्यास। वो वाले उपन्यास नहीं गिने जाते। सिलेबस में है मेरे। मैं सिलेबस का बता रहा हूँ। झूठा सच, आधा गांव जी, और शिखर एक जीवनी है, गोदान है। 4 ही उपन्यास लगे हुए हैं? नहीं, 6 हैं। और बाकी त्यागपत्र है, मैलांचल है। जी। तो इन सारे साहित्यकारों के यही 6 उपन्यास पढ़े हैं या इनके और भी पढ़े हैं? नहीं, इनके उपन्यासों में उतने अधिक नहीं पढ़े। मैं एक उपन्यास और धर्मवीर भारती का ये गुनाहों का देवता पढ़ा। हाँ, तुम्हारा भी मन है कोई नान खटाई लेके आए सूती साड़ी में?
देखिए ये तो सबका मन है, कोई कह दे कोई ना कहे, मन तो सबका है। ये सब लोग गुनाहों के देवता से आगे वाले में जा चुके हैं, ये गुनाह करना चाहते हैं। अरे तो ठीक है, मौका मिलेगा, सबको मिलेगा। मौका सबको मिलेगा जी। ये तुम क्या भविष्यवाणी के धंधे में आ गए? नहीं, मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना भी चाहिए। हाँ? अभी आम कच्चा अभी आम कच्चा है। अभी आम कच्चा, जब पक जाएगा तो जरूरी मसाला हो जो पकाता है आम। ये देखो विधि वाले कह रहे हैं कि अभी तुम कच्चे हो। नहीं कोई बात नहीं, समय लगता है पकने में, लेकिन जो जितना देर से पकेगा वो उतना जल्दी तोड़ा जाएगा। गहरी बात कह रही जल्दी तोड़ लिया जाएगा। हाँ? वो उतना मीठा होगा। ये मीठे पे हंस क्यों रहे हैं? अरे सर, मैं एक शेर है कि मैंने फल देख के इंसान को पहचाना है, जो बहुत मीठे हैं भीतर खराब होते हैं। अच्छा, तो अब ये तो थोड़ा एक जिसको हम लोग कहते हैं ना, अभी तुम में से कुछ लोग सेल्फी संप्रदाय धर लो यार, इकट्ठे खिंचाएंगे। अरे वो वरना धरे जाओगे। एक क्या धर लो वरना धरे जाओगे? अच्छा, तुम लोग हमेशा क्या टेलर की भाषा में बात करते हो? गोरखपुर। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, इसमें से कोई भी रिस्पॉन्ड कर सकता है, जस्ट रेज योर हैंड, अपना हाथ ऊपर कर लेना। गोरखपुर के बारे में, इस इलाके के बारे में बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं। स्टीरियोटाइप समझते हो? समझाओ। सर स्टीरियोटाइप्स होता है किसी भी जगह का अवधारणा, पहले बिना उस जगह के बारे में जाने अच्छी जानकारी हुए अगर आप किसी की पहले ही अवधारणा बना देते कि यार ये जगह तो ऐसी है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, उसे पूर्वाग्रह अवधारणा, उसको अंग्रेजी में स्टीरियोटाइप कह देते हैं। आप लोगों को ये बताना है, आप लोग पढ़ाई के सिलसिले में या और तमाम दुनियावी मसलों के सिलसिले में, वकील साहब, अरे दीना कहाँ जा रहे हो? अरे तो महिला मित्र का फोन तो आप ही के पास कहाँ फोन आया है? तो ये सब लोग अच्छा महिला मित्र है या लड़की मित्र है? नहीं महाराज, इनके पास सभी मित्र हैं, महिला मित्र हैं, 2-4 लड़की मित्र हैं। नहीं अच्छी बात, इससे ये पता चलता है कि तुम सामाजिक व्यक्ति हो, इसको अन्यथा होते। और जो ये कह रहे हैं इनकी भी कामना होगी, है ना, कि इनकी भी मित्र हो, उसमें कोई बुराई भी होगी, अभिलाषा भी होगी। अच्छा एक चीज, हाँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अच्छा लौंडे ना लड़कियों को चेक करते हुए खुश हो और उनको कोई टॉपिक में बात नहीं करनी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गोरखपुर के बारे में आप लोगों ने क्या क्या स्टीरियोटाइप सुने हैं, बताइए दीना जी। देखो कंधे पे उसने हटका मार दिया, जल्दी बताओ। अरे पहले इनसे पूछिए, मैं बताता हूँ सोच के। क्या स्टीरियोटाइप सुने तुम लोग? मतलब ज्यादातर यही सुनते हैं कि लोग ज्यादा भौकाल में रहते हैं। रहते हैं क्या? बिल्कुल रहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है कामरान अहमद। कामरान अहमद भोकाली? नहीं सर। क्या पढ़ाई कर रहे हो? विधि का छात्र हूँ। पहचान है गोरखपुर की, सर एक अलग ही अपनी पहचान है। हम गए थे इलाहाबाद तैयारी करने। एक सेकंड जरा हम आ जाते हैं, आप लोग बैठे रहिए। हाँ, हम गए थे इलाहाबाद, सतीश राणा हम हैं, यहाँ से ला फाइनल हुआ, अभी रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर कचहरी में बैठना है। क्या तखत तोड़ना है? तखत नहीं सर, तखत का जमाना कहाँ रहा, अब मेज और कुर्सी लग गई है पूरी कचहरी में। नहीं, कहावत तखत ही कही जाती क्या? है। कहावत तो तखत ही कही जाती है। फ्लो में बताओ तुम स्टीरियोटाइप। हाँ तो सर इलाहाबाद गया तैयारी करने, तो किस चीज़ का तैयारी? यूपी पीसीएस के लिए गए थे, तो चले आए, वहाँ ला में नहीं हो पाया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ आके करने लगे। तो ऐसे ही हम 2 पार्टनर थे, आपस में बात करते थे, तो वहाँ नज़दीकी में प्रतापगढ़ और जौनपुर के ज़्यादा बच्चे थे, तो हम लोग बात कर रहे थे, तो नीचे एक सीनियर भैया थे, उन्होंने कहा ए बाबू सुना, हमने कहा हाँ भैया। कहना गोरखपुर का हुआ का? हमने कहा हाँ भैया। कैसे पहचाने हैं? कहना वहाँ का वजिया तुम लोगों का लठमार टाइप आवेले यार। तो यही एक विशेष पहचान है हमारे गोरखपुर की। और ऐसा कहा भी जाता है कि भैया गोरखपुर का एक अपना भौकाल है, और कहते हैं लोग कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। ये भी एक जलवा ही है गोरखपुर का। जी भैया। हाँ, इन नवाबों के बाप का शहर गोरखपुर शहर है। नवाबों के बाप का शहर गोरखपुर शहर है। तो एक तो ये स्टीरियोटाइप ये हो गया, दूसरा ये और क्या स्टीरियोटाइप है गोरखपुर के बारे में? गोरखपुर की पहचान गोरखपुर विश्वविद्यालय से है ज्यादातर, क्योंकि गोरखपुर। नाम है भैया आपका? सुजीत सिंह, विधि तृतीय वर्ष के छात्र। विधि तृतीय वर्ष। माँ कसम इतनी मोहब्बत से विधि बोल रहे हो ना तुम लोग, दिल कर रहा है कि दाखिला ले लूं। और गोरखपुर के जो वास्तव में जो पूर्वाग्रही बात है वो गोरखपुर विश्वविद्यालय से ही है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब राजनाथ सिंह पढ़ते थे और उसके बाद गृह मंत्री बने, जब आए बुद्धा छात्रावास में, तो कुलपति जी को एक भ्रम हो गया। कुलपति जी जानते थे वो 98 नंबर रूम में रहते हैं, पूरा पेंट उंट करा दिए, पेंट पॉलिश वो आ गए 99 में।
अब कुलपति जी का तो पूरा वो हो गया, उसमें दाल चावल बनाए थे। और कुलपति जी अब सोचने लगे अब क्या कहें। और राजनाथ सिंह देखे पूरा टूटा हुआ था कुर्सी वगैरह, फर्श वगैरह, तो अब वहाँ तो कुछ बोले नहीं, लेकिन बाद में जब गए तो उनको काफ़ी डांट पड़ी। तुमको बड़ा अंदर का जानकारी नहीं तो हमने वहाँ थे, हम थे वहाँ, चूँकि राजनाथ सिंह जब आए थे तो चूँकि पुरातन है। सुने हम बता रहे हैं, चूँकि एक राजनाथ सिंह से एक व्यक्तिगत हमारा लगाव इसलिए 2002 में जब वो मुख्यमंत्री थे, 2003 या 4 में, अब जो दो में ही थे, तो हमारे गाँव जो है तारा मास्टर सिंह हैं, उनके वो मित्र हैं, वो आए थे। और उस समय प्रधान चूँकि हमारे गांव की एक महिला थी, उनको बुला के बहुत पहले हम राजनाथ सिंह से, चूँकि अब इंटरेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर बात होती तो हम उन्हें बता देते कि हम रामपुर मिश्री के हैं, तो क्लियर हो जान जाते। मैं बता दूंगा राजनाथ जी को। चलिए अच्छी बात है, आप बता देंगे तो। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के और अगर स्पेसिफिक और जरा कुछ चर्चित नाम बता दो गोरखपुर विश्वविद्यालय के। दूसरी बात जो ये गाली शुरू हुई है, फगुआ जो फगुआ है, गारी कहते हैं, गारी कहते हैं। बोलो आई स्टैंड करेक्टेड माय लॉर्ड। स्टैंड करेक्टेड महिला है। नहीं तो हिंदी में ही बोल दो यार। देखिए जो गाली चालू हुई है वो विवेकानंद छात्रावास में एक भैया रहते थे, तो उनका नाम नहीं बताएंगे। क्यों? अब इसलिए नाम नहीं बताएंगे, शादी एनसी में जो थे वो उनकी शादी इनकी बहन से हो गई थी। समस्या ये है, चूंकि भले से हम विवेकानंद छात्रावास के हैं, चूंकि एनसी का जो लड़का था उसकी शादी यहाँ के लड़के की बहन से हुई थी। वो बाद में जज भी बने बिहार में। और बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाइए, गोरखपुर विश्वविद्यालय के यहाँ के खुद यहाँ हॉस्टल में रहे कोई न कोई वहाँ जज होगा। हाँ, सबसे ज्यादा पीसीएस यहीं से हैं। और चर्चित लोग बताइए जरा यूनिवर्सिटी। सुनना चाहते वही बता दीजिए। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। आप वही, क्या नाम है आपका? चंदन हमारा नाम है। आप वही सुनना चाहते हैं? हरिशंकर तिवारी सुनना चाहते हैं? सबको पता है, सबको पता है। कल्पनाथ राय भी यहाँ से पढ़े हैं, कल्पनाथ राय यहाँ से पढ़े, और वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, और झांसी के वो मतलब सांसद रहे हैं, चंद्रपाल सिंह यादव सपा के, वो भी यहीं के पढ़े हैं। वो भी यहीं के पढ़े हुए हैं। अच्छे लोग यहाँ। और यहाँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आरपी रस्तोगी सर थे, उनका भी काफ़ी नाम था। उनका भी मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में, फिजिकल केमिस्ट्री के क्षेत्र में काफी। कितने अच्छे अच्छे नाम बता रहा है। इसका दिमाग कहाँ जा रहा था? हरिशंकर और सब। पॉलिटिकल साइंस है तो बताओ। मेरा पॉलिटिकल साइंस है तो इनका विधि है, तो इस अच्छा नाम से अब हमसे पूछेंगे तो हमको हरिशंकर तिवारी, शिव प्रकाश शुक्ला, योगी आदित्यनाथ, अवैधनाथ, इन लोगों के बारे में। शिव प्रकाश शुक्ला गोरखपुर यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ते थे। पढ़े नहीं थे। अब गोरखपुर तुम क्यों? आप यूनिवर्सिटी के बारे में पर्टिकुलर नहीं पूछ रहे ना? नहीं। अच्छा, हाँ, आप गोरखपुर के बारे में पूछ रहे हैं ना? यूनिवर्सिटी में तो भैया खींच के लाए, ये विधि है, कहीं खींच के ले सकते हैं, है ना? ये विधि वाले हैं ना लोग। तो अब गोरखपुर में, अब मान लीजिए आप आए, आप गोरखनाथ मंदिर हो गया, फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गई, फिर यहाँ जो तमाम लोग हैं, जो तमाम हस्ती। गीता प्रेस कितना बड़ा। हाँ, गीता प्रेस। तुम नोट तैयार रखो तसल्ली से, रुक जाओ, शांत गदाधारी। उनका सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस इस समय थोड़ा सा, वो कांग्रेस के लीडर हैं, तो कांग्रेस के लीडर हैं, तो उनका थोड़ा सा हवा कम है। आप किस पार्टी के लीडर हैं? हम पार्टी के, मान चलिए हम समाजवादी पार्टी के हैं हम लोग। आप मान के चलिए। एक चर्चित नाम और बताएं। हाँ। एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदी से निकला और साहित्य अकादमी में पहला हिंदी का अध्यक्ष बना, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, यहीं के वो प्रोफेसर भी रहे। तो एक हमें सपा वाले मिल गए, ये कांग्रेस वाले, कट्टर कांग्रेसी। हाँ, अरे ठहरो, रुको जरा, आएंगे कराएंगे डिबेट। हाँ, क्या नाम है आपका? योगेश प्रताप सिंह। गोरखपुर में हेमंत भैया गोरखपुर में जो चर्चित चीज़ें रहीं, यहाँ का गोरखपुर विश्वविद्यालय सभी भाइयों ने बताया। गुरु गोरक्षनाथ जी की मंदिर यहाँ पे है जो विश्वविख्यात है। जो गीता प्रेस हमारा रहा, यहाँ से जो कल्याण पत्रिका निकलती है, चाहे वो महाभारत की किताबें हों, रामायण की किताबें हों, ये पूरे विश्व में सबसे चर्चित किताबें यहाँ से जाती हैं। और एक बड़ा नाम गोरखपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर कल्पनाथ राय जी, जो इस विश्वविद्यालय के शुरुआती दिनों के छात्र हैं, उन्होंने छात्र राजनीति शुरू की, उसके बाद विश्वविद्यालय में अपना नया कीर्तिमान स्थापित किए। और यहाँ का गोरखपुर का 2-3 बड़ा अच्छा इतिहास रहा। जैसे यहाँ की भ्रांतियाँ टूटती बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री एनडी सिंह जी एक बार चुनाव लड़े थे गोरखपुर के मानबेला, तब विधानसभा हुआ करती थी मानीराम। एनडी सिंह जी, मानीराम विधानसभा हुआ करती थी। एनडी सिंह थे या त्रिभुवन सिंह थे? नहीं, त्रिभुवन सिंह जी। और उनको पंडित रामकृष्ण द्विवेदी जी ने असेंबली का चुनाव यहाँ पे हराया था। कौन सी सीट से? यही ये मानीराम सीट थी। मानीराम। और इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ से प्रत्याशी हैं, और उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि इस बार फिर यहाँ भ्रांतियाँ टूटेंगी। क्या कांग्रेस हरा रही है? जी, कांग्रेस की कैंडिडेट मेरी सबसे बेहतरीन इसलिए है क्योंकि वो गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़ी
और इस गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास में सर्वाधिक मतों से उपाध्यक्ष का चुनाव जीतने वाली महिला डॉक्टर चेतना पांडे जी हैं। तबला भी बहुत अच्छा बजाती हैं, तबला वादक भी हैं, साहित्य के क्षेत्र में अच्छी उनकी पकड़ है। आपके कार्यक्रम में वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पोक पर्सन भी थी। जी मैं जानता हूं। जी, तो वो काफ़ी अच्छा कंटेस्ट कर रही हैं। और गोरखपुर में जो तमाम चीज़ें देखिए, दूर दूर बड़ा हवा फैलाया गया, बड़ी अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। गोरखपुर की पहचान हरकेश बहादुर सिंह जैसे नेता रहे हैं, जो यहाँ के सांसद रहे, पहले गोल्ड मेडलिस्ट रहे, तो तमाम अच्छी चीज़ें गोरखपुर के अंदर हैं। लेकिन एक पता नहीं किस प्रकार का एक आवरण बनाया गया है। मेरा मानना है कि सर्वाधिक पीसीएस इस स्वामी विवेकानंद छात्रावास का अपना एक इतिहास रहा है। हर कमरे से 10-20 जज निकले होंगे। बिल्कुल सर, बता दें आपसे कि सर्वाधिक पीसीएस सब जो है कि आज 4-5 साल पहले आप जान लीजिएगा, सर्वाधिक पीसीएस गोरखपुर विश्वविद्यालय से निकलते थे और यहाँ के लॉ डिपार्टमेंट को पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। और इस समय स्थितियाँ इस प्रकार की बन चुकी हैं। विश्वविद्यालय के अंदर हमारे जो शोध छात्र हैं, जो पीएचडी के छात्र थे, 45 दिन तक अनशन पर बैठे रहे। 15 छात्रों के ऊपर मुकदमे हुए, 18 उसमें से 8 जो थीं वो बच्ची महिलाएं थीं, छात्राएं थीं, महिलाएं थीं। एक प्रोफेसर हैं कमलेश कुमार गुप्त जी, जो इस कुलपति जी के खिलाफ, उनकी तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, उनका निलंबन कर दिया गया और उनके साथ आने वाले 7 प्रोफेसरों को भी निलंबित कर दिया गया बिना किसी जांच पड़ताल के। और जांच का जो काम दिया गया था वो स्वयं कुलपति को दिया गया था। आरोप भी कुलपति पे थे, जांच भी कुलपति कर रहे थे। तो इस तरह से तमाम इस चीज़ों को आप देखेंगे। और गोरखपुर विश्वविद्यालय को जब यही योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सांसद हुआ करते थे, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए उन्होंने कई बार जो है कि आंदोलन किए, कई बार आवाज़ उठाई। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उसके बाद से हमको लगता है सर्वाधिक बदहाल स्थिति में गोरखपुर विश्वविद्यालय है। तो इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद योगेश ने एक बड़ा क्लेम ये किया, एक पुराने मुख्यमंत्री का हवाला देकर, कि वो मुख्यमंत्री यहाँ की मानीराम सीट से हार गए थे। तो आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भी हार सकते हैं? जी, जाने वाले इस बार छात्र। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है और किसी को? हाँ बिल्कुल नहीं। आप तो सर क्या नाम पूरा है? बहुमत। सर मेरा बबलू प्रजापति नाम है। हाँ बताइए। जी सर, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी यहाँ से इस बार जीतेंगे सर। एक तरफा आउट पड़ेगा सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब एक कोई बहुत बड़ा नेता किसी विधान, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए प्लीज़, मैं आऊँगा आपके पास, थोड़ा बस दूर दूर बैठिए ना तो सबके पास आ जाऊँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई बहुत बड़ा नेता किसी विधानसभा या लोकसभा से चुनाव लड़ता है, तो उसका उस सीट और उसकी अगल बगल की सीटों पर किस तरह का असर होता है? क्या नाम है आपका? निमेश पांडे। हाँ बताइए। जैसे ये होता है कि जो नेता है उसकी छवि अगल बगल दिखाई देती है। हाँ, जैसे गोरखपुर को अब सीएम सिटी कहा जाता है। सिटी कहा जा रहा है, उसका असर देवरिया पे भी पड़ेगा। देवरिया में जो सलम मणि जी हैं, उनका भी असर पड़ेगा, वहाँ पे बीजेपी सीट जीत रही है। तो जैसे 5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार रही, तो गोरखपुर में कुछ काम हुआ है? हाँ? सर बहुत सारे काम हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तारामंडल है वहाँ पे रोड देख सकते हैं, या सर यहाँ पे गोरखपुर में हर एक जगह पे अगर जाएंगे तो रोड इतना बढ़िया बन चुका है कि जहाँ पे हम 1 घंटे रोड भी देख सकते हैं। हॉस्टल में जैसे हम लोग प्रवेश के देखिए सर, आएंगे। अरे भाई वो ये टीवी डिबेट वाली आदत है क्या तुम लोगों की? तुम्हें लग रहा है तुम बोलोगे तो मैं माइक तुम्हारे पास ले आऊंगा? मैं तुमने पूरा बोला तो सबकी बात सुन ले। हाँ, मैं तो इसीलिए स्टूडेंट्स के पास आता हूँ कि प्रवक्ताओं का कैसेट पूरा भरा होता है दोनों साइड से, है ना। आप दबाओ तो वो 6 गाना इधर 6 गाना उधर बजेगा, तो हम इसीलिए हाँ नहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं है किसी भी पार्टी का होने में। हाँ, आप कह रहे थे कि सड़क। हाँ सर, तो मैं सर गोरखपुर में भक्ता में रहता हूँ। वहाँ से गोरखपुर विश्वविद्यालय आने में तकरीबन सर 1 से 1.5 घंटा लग जाता था, और आज सर मुझे विश्वविद्यालय पहुँचने में मात्र 25 मिनट लगता है। सही बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? आकाश। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं एलएलएम सेकंड ईयर का छात्र हूँ। यार ये तो आपके सुपर सीनियर हुए। थोड़ा रास्ता अरे उधर ये सर हमारे बड़े भैया हैं। नहीं अरे सीन देखो, जहाँ सीनियर का सम्मान क्या दीना होना चाहिए ना। बिल्कुल सर। ठीक है। मैं सबसे पहले परमिशन आकाश भैया से लिया था, उसके बाद मैं चढ़ा, क्योंकि मैं इनका सम्मान किया। और एक भैया हैं, उनका भी सम्मान किया, और उनसे ग्राम देवता हैं, पहला सवैया इन्हीं को। उसे परमिशन नहीं, आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद कहते हैं। हाँ, तो ये बोले कि ठीक है, फिर हम चल दिए। अंताक्षरी का पहला अक्षर भी दिए कि इससे शुरू करो। क्या लग रहा है गोरखपुर और पूर्वांचल का माहौल? सर राजनीति की तो जो बात है अपनी जगह, लेकिन सुन लीजिए सर, हम लोग जैसे छात्र हैं तो सर हम लोग बात करेंगे स्कॉलरशिप पे, फीस पे, और यहाँ पे ये छात्रावास पे। और सब पढ़ने के बाद अगर आप कमाई नहीं कर पाते हैं तो अब बेकार है आपकी शिक्षा। तो सर देखिए, आप पिछले मतलब कई साल से देख सकते हैं, यहाँ पूछ लीजिए किसी से भी, स्कॉलरशिप
इस साल भी अभी तक कम से कम 90% लड़कों की, या हम तो जानते हैं 95% बच्चों की नहीं आई है सर। अब पिछले साल भी एक मिनट सर। उसके बाद सर पिछले साल का भी मैं आपको बता दूं कि मेरी स्कॉलरशिप दिखा रहा था, स्टेटस आपका फॉरवर्ड हो गया है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी से भी फॉरवर्ड हो गया है। उसके बाद लास्ट में ये दिखा दिया कि ड्यू टू अनसफिशिएंट फंड आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाई। पिछले साल की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई? नहीं, वो तो अब खत्म, अब तो सत्र ही खत्म। अब तो हम लोग तो सेशन लेट में हैं, तो हम लोगों का तो अब डिसर्टेशन वगैरह सबमिट करके सर। आप लोगों ने पूछा नहीं वाइस चांसलर वगैरह से? सर यहाँ पे आप चले जाइए, अभी कोई भी बच्चा चले जाए, अभी देखिए उसके ऊपर अब मुकदमा हो जाएगा। भगा देते हैं सर, इस मार के भगा देंगे सर वहाँ से। इस तरीके से सर प्रोफेसर तक नहीं मिल पाते, उनको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो फिर हम लोग तो विद्यार्थी हैं। प्रोफेसर तो वीआईपी गेट बना दिया गया है। वीआईपी कौन है? यूनिवर्सिटी में कौन वीआईपी? वो गेट तभी खुलता है जब हमारे वीसी साहब आते हैं, वह गेट केवल उनके लिए खुलता है, तभी खुलता है। जब हम लोग कुलपति जी से मिलने जाते हैं तो अमेरिका चले जाएंगे, दूसरे देश का दौरा करने चले जाएंगे, यहाँ पे बच्चे जो परेशान हैं वहाँ उसकी सुनते ही नहीं है। हॉस्टल का दौरा करने नहीं आते? सर उसके बाद सुन लीजिए सर, उसके बाद आप सर यहाँ पे अभी आप दिखाएंगे सर इस हॉस्टल की, मतलब इस साल ये टूट के गिर रहा है, अभी भी आप देख सकते हैं सर, ये बाहर से देख लीजिए आप, इस तरीके से बस प्लास्टर लगा दिया गया है यहाँ सफाई कर दिया। हाँ, बस इस तरीके से कि बस सर पे गिर जाए आपका सर फूट जाएगा सर। ये आप सर देख सकते हैं। क्या बाथरूम जाने मतलब टॉयलेट यूज अगर करना है तो पहले आपको एक अच्छा सिंगर होना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से टॉयलेट करें और गाना गाएं, और बाहर से जो कोई आ रहा है हम तो सर कुछ भी गा देते हैं। मैं तो मोबाइल लेके जाता हूँ, सनम तेरी कसम गाते हैं। उसमें मोबाइल लेके जाना पड़ता है ताकि गाना बाहर बजाते रहो ताकि सुनो। मैं एक बात बोलना चाहूँगा स्कॉलरशिप के बारे में। मैं स्कॉलरशिप को देख के पहले हैरान हूँ, जो आया कपड़े बना जाइए, मैं शादी में जा रहा था, आपको देखा एग्जाम खत्म हुआ, डेट पे जा रहे हैं। नहीं, मैं शादी में जा रहा था। एक सेकंड पहले संत इस पर सहमत हो जाएं कि डेट पे जा रहे थे कि शादी में? नहीं, मैं शादी में जा रहा था, सबको अच्छा, बताया मित्र पहले। डेट की शादी तो नहीं है आज? नहीं, मेरे मित्र हैं, उनकी बहन की शादी है और जाना है, ये वेटर का ड्रेस है बाय द वे। वहाँ जाके मित्र की बहन, मेरी बहन, काम करना पड़ेगा। मैं स्कॉलरशिप को देख के मैं हैरान था कि स्कॉलरशिप अभी ओबीसी की किसी की नहीं आई है। एक और जानते हैं किस कारण से? उसमें दिखा रहा है कि रोल नंबर जो हमने डाला है वो यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड जो है उसके डाटाबेस से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हम सीबीएसई बोर्ड वाले हैं। वहीं अगर जर्नल का देखा जाए, एसटी एससी का देखा जाए, उन सबका अधिकतर बच्चों का आ गया है। जिनका बचा है बैंक जनरल यार मेरा खुद नहीं है, वो कह रहे हैं जनरल का भी नहीं आया। एक सेकंड नेता, एक सेकंड। ऐसे देखो, अगर लड़ोगे झगड़ोगे शोर करोगे ना तो बात तो सुन लीजिए, तो फिर 5-10 मिनट हमें लगेगा। अगर ऐसी बात करते रहोगे तो हम 1 घंटे तक सबकी सुनेंगे, ठीक है? बिल्कुल शांति बनाए रखें। धरोहर कौन है? धरोहर आ जाइए। आइए देवेंद्र भैया। धरोहर जो मैं बोल रहा था उसको। हाँ। तुम जो बोल रहे थे उसमें इन लोगों ने फैक्चुअल मिस्टेक बताई। नहीं, मैं बता दे रहा हूँ ना, ये पिछले 2 साल से हो रहा है। जब एक बार हुआ था तो सिर्फ ओबीसी वालों को 60%, जब फिर पिछली साल में जब 60% पाएंगे ओबीसी वाले बच्चे सिर्फ, तभी उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। इस बार जो हुआ है, मेरे कई दोस्तों का आ गया है, मैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, लेकिन जिनका नहीं आया उनके या तो बैंक वाला है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ वाला नहीं। आपका क्लैरिफाई कर दें, एक मिनट। ये जो कह रहे हैं 60% वाला, ये वास्तव में है, लेकिन इसमें ना किसी जनरल वाले गलती है ना, वो तो सरकार की नीतियों का कारण है जिससे समाज सर बंट रहा है। मेरे साथ के मेरे एक भाई थे जो इस समय हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, विशेश्वर मणि त्रिपाठी जी। जब मैं LLB 3rd ईयर में था तो इसी तरह का वाकया हुआ हम लोगों के साथ। वो हमारे साथ गए, हम लोग कमिश्नर के यहाँ ज्ञापन देने गए इस मुद्दे को लेकर। तो देखिए समाज कैसे बढ़ता है, मैं बता दूं आपको। देखिए वो ब्राह्मण थे और वो मेरे साथ गए क्योंकि मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई थी हम लोगों को, और धीरे धीरे मनमुटाव होना चालू हो गया था। वो मेरे साथ गए वहाँ पे, और वहाँ जो एक लड़का था NSUI का था, ओझा करके कोई था, मुझे नाम नहीं याद है जो, हाँ, तो उसमें से कुछ OBC वाले बच्चों ने देखा ओझा मेरा देगा, ओझा क्यों देगा मेरा, जो कि मेरे ये क्यों मेरी बात कहेगा। इस तरीके से समाज सर बढ़ रहा है और इसका आगे आने पे सर बहुत ही बुरा परिणाम होगा। आग्रह कि यदि मैं OBC से आता हूं तो मेरा नेता OBC हो सकता है, जनरल से आता हूं तो जनरल ही हो सकता है। और फिर सर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे हॉस्टल में भी सर लामबंदियां होने लगी, और जो लोग, यस सर,
और सर ये छात्र जीवन में कौन जाति देख के दोस्ती सर हो जा रहा है, सर हो जा रहा है। एक यहाँ पे तो हम लोग एक थाली में खाना खाते हैं, कुल गोत्र कौन पूछता है? पूछते हो क्या तुम लोग? हाँ, कुछ मठाधीश है जो पूछते हैं। घर से लड्डू आएगा तो सब जगह बटेगा। कुछ लोग हैं जब हॉस्टल में जो है पॉलिटिकल पार्टियां इंटर करती हैं तो वो अपनी अपनी जो है कास्ट के बेस इस तरीके से बिल्कुल मत करने देना हॉस्टल में। इसीलिए तो यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट है, हॉस्टल का जो कंसेप्ट है वो यही है कि जैसे मैं दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का पढ़ा हूँ, है ना, तो मेरा कोई रूममेट है वो मणिपुर का है, मेरे बगल के कमरे में जो है वो तमिलनाडु का है, उसके बगल के कमरे में जो है वो महाराष्ट्र का है। यूनिवर्सिटी की पूरी अवधारणा ही यही है, अलग अलग सामाजिक समूहों के, अलग अलग भौगोलिक इलाकों के लोग आएँ, एक साथ पढ़ के रहें। उसमें क्या है कि जो लोगों के दुराग्रह या पूर्वाग्रह होते हैं ना दूसरों के बारे में, वो ख़त्म होते हैं, जाति के, रीजन के, रिलीजन के, है ना, ताकि जब आप यूनिवर्सिटी से निकलें तो आपके पास सिर्फ एक डिग्री ना हो, आप एक बेहतर इंसान बन के भी निकलें। लेकिन सर राजनीतिक पार्टियां तो बांट रही हैं सर, राजनीतिक पार्टियां सर बांट दे रही हैं हम लोगों को। इसमें इन लोग दोस्ती करने से पहले पूछ लेते हैं कि फलाना आइल उकर कौन जाति है, जाति पूछ के दोस्ती करें। एकदम जान लीजिए तभी उसके करीब जाते हैं लोग। हो रहा है सर, ये आए तो 4-5 चीजें बदलाव हुई हैं। यूनिवर्सिटी बर्बाद हो गया है, 7 साल हो गए अभी तक। नाम है आपका? शिवम। यूनिवर्सिटी बर्बाद हो गई है, उसके बाद 7 साल हो गए अभी तक ओपीडी के अलावा कुछ नहीं उसमें एम्स में चला है। उसके बाद से केवल रोड बना है, क्योंकि आप दूसरे शहर से बेसन ला के यहाँ पकौड़ा छान सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी में अभी तक हम लोग का रिजल्ट जो ऑफलाइन अब आना शुरू हो गया, ऑनलाइन नेट की वजह से ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। उसके बाद से एक फार्म बीए के लड़के 2 बार फॉर्म भरते हैं। तो फीस में सर, फीस अगर हमारे पास उतने पैसे नहीं होंगे तो हम लोग गरीब या मध्यम परिवार से आते हैं तो सर कैसे पढ़ेंगे? आप किसी भी बच्चे से पूछ लिए, पिछले 3 सालों में सर हॉस्टल की फीस पहले 3,000 रुपये थी, आज वो शायद 6,000 या 6500 रुपये हो गई। मतलब 3 सालों में दुगनी। साल भर की? हाँ, साल भर की 3 साल में दुगनी हो गई। क्या स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा ये पैसा कमाने का जरिया है सर? दो क्या हमारे है कि उसके बाद आपको मेस नेसेसरी कर दिया है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप पैसा पे कीजिए और हॉस्टल में जो भी खाना खिलाया जा रहा हो उसकी क्वालिटी चाहे जो भी हो आपको लेना ही है। चाहते हैं कि मेस कंपलसरी ना हो? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। मेस ऑप्शनल ना हो, जो मेस में खाना चाहता है उससे पेमेंट लिया जाए, जो नहीं खाना चाहता है उससे पेमेंट नहीं लिया जाए। ऑप्शनल मैच जैसा मेरे ख्याल से बहुत फाइनेंशियली फिजिबल नहीं होता है। यहाँ के बच्चे अधिकतर हैं और ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं। यहाँ के कुलपति साहब जो हैं ये ज्यादातर चीजें बीएचयू का इम्पोज करना चाहते हैं। वो बीएचयू से हैं? हाँ, बीएचयू से हैं, एग्रीकल्चर साइंस के वो प्रोफेसर रहे वहाँ पे। हम लोग ग्रामीण इलाके हैं सर, हम लोग के पास चावल आटा सब पर्याप्त मात्रा में रहता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लोग जबरदस्ती, उसके बाद ये लोग खाने पर भी 1 रुपया लेते हैं। ये सुनिए, विश्वविद्यालय में जब यहाँ के, इसके पहले वहाँ के कुलपति जब रहे, विश्वविद्यालय की जांच में उनके लोकायुक्त, लोकपाल की उन पर जांच बैठी हुई है। खड़े नहीं हो, खड़े हो गए ना तो फिर बातचीत है। बैठे बैठे किसका पैर दर्द कर रहा है तुम्हारा? क्या किसका पैर दर्द कर रहा है? कमजोर हो चुके हैं, बैठने पे इनका दर्द करने लगता है। कमजोरी रहता है? अरे नहीं महाराज। जी जी, ये पार्ट टाइम एम्स में जॉब भी करते हैं और वहाँ से इनका दवा भी क्या चलता है। काम करते हैं पार्ट टाइम? करते हैं एम्स में, कुछ जॉब करते हैं ये डीलर है। एक सेकंड, नहीं यार, ये डीलर है? किस चीज में डील करते हो? हर चीज में। दवा लेना हो या फिर किसी को दिखाना हो, सब चीज की। दवा लेना हो मतलब क्या खुद दवा ले लेते हैं? नहीं, वहाँ से एम्स से अगर किसी को दवा लेना हो या फिर किसी को दिखाना हो तो उसके लिए ये है। हॉस्टल के वैद्य हैं? हाँ, वैद्य विधि के छात्र होते हुए समाज सेवक भी हैं इस हॉस्टल के। क्या हो तुम? तुम्हारी ताबीज बढ़ती है क्या यहाँ पे? दवा ये सबको देते हैं, लेकिन इनका तबीयत 12 महीने खराब रहता है। कुछ ना कुछ इनको हुआ रहता है हमेशा, अभी भी इनको कुछ समस्या है। प्रेम तो नहीं हो गया तुमको? नहीं, प्रेम कहाँ रहेगा भाई? प्रेम नहीं रहेगा? क्यों प्रेम क्यों नहीं हो सकता? ये तो अक्सर होता है, लोगों के विवाह कराने वाले अक्सर लोग अविवाहित रह जाते हैं। ये चाहते हैं, ये देखो इनकी योजना समझो तुम, समझ रहे हो इनकी योजना है गोल्ड मेडलिस्ट की। क्या चाह रहा है? बिया ना हो? बियाह हो, हाँ, इनका बियाह हो। इनका बिया क्यों, क्या वजह है? नहीं महाराज। क्या इनका भी एनसी वाला ब्याह करा दिया जाए क्या? ये एनसी वाला ब्याह क्या है भाई? अरे मतलब यहाँ का जो छात्र रहेगा और उनकी मतलब हम लोग मतलब ये सारे अभी बताए ना, कोई ऊपर पहले एक भैया यहाँ रहते थे, उनके एनसी के किसी छात्र की बहन से उनकी शादी हो गई, वही कहे अपडेट हो जाए फिर से। जीजा हो।
तुमको बड़ा शौक है जीजा बनने का? हैं, दिखाओ जरा इनका पूरा कैमरा। तो ये बचपन से तुम्हारी हॉबी थी जीजा बनना? नहीं, यहाँ आने के बाद जैसे गुरुजी क्लास में पूछे बड़े होके क्या बनोगे, बोले जीजा। हैं? क्या? पहले साले बने इसलिए अब जीजा बने। हाँ मतलब वो तो भाई विधि का विधान है, हैं? हर जीजा एक साला है और हर साला एक जीजा बनेगा। पहले एनसी में हमसे समस्या ये है कि अब हम आ गए विवेकानंद में, अब उस हॉस्टल वाले देखेंगे कहेंगे बड़ा भेदभाव हुआ। हाँ कुछ आए हैं, कहाँ हैं? बगल वाले हॉस्टल के ये देवेंद्र भैया यार। हाँ क्या करते हो आप? मैं राष्ट्रीय खिलाड़ी देवेंद्र सिंह देव, छात्र नेता गोरख विद्यालय। आप राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं, छात्र नेता भी हैं। किस पार्टी के छात्र नेता हैं? निर्दलीय, सबका दल तो दलदल है, अपना दल तो निर्दल है। हम लोगों का यही मुद्दा है यहाँ। अरे 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 गुरु अरे सुन, एक सेकंड मंच पे नहीं हो और माइक बहुत उत्तम क्वालिटी का है। मोहब्बत से बोलो, सब रिकॉर्ड होगा। भैया मोहब्बत नहीं किए हैं? सुंदरी से दूर रहते हैं भैया। सुंदरी से दूर रहते हैं भैया। इनका फोन नहीं है। हाँ नहीं रखते हैं। रुक जाओ, पहले वृद्धावली तो सुन ले तुम्हारी। हाँ तो भैया सुरा और सुंदरी। सुर क्या होता है? अरे मतलब ये कि अरे मतलब जो पान कर एक सेकंड, सुर क्या होता है? सूर्य कह सकते हैं कि इनके पास स्मार्टफोन नहीं है। सुर का अर्थ क्या होता है? कौन सा? ना सुर सुरा सुंदरी से दूर रहता है। मैं तो दो जानता हूँ जो ये होता है। और खास करके जिस सुर की बात हो रही है वो सुर लगभग ऑर्केस्ट्रा से होता है। Am I right? भैया बहुत ही मर्यादा में रहते हैं, तो भैया कह रहे थे सुर सुरा और सुंदरी से दूर रहते हैं भैया। सुर क्या होता है? जो गीत और संगीत होंगे सुनते हैं। अच्छा वो सुर होता है। हाँ जो सुरमई होता है जो सुर से दूर है। हाँ मतलब गाना नहीं सुनते आप? नहीं, आधुनिक जमाने गाना तो नहीं सुनते, मैंने नहीं देखा। उनको तो बोलने दो। गाना सुनते हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा है नहीं है कि गाना सुनते हो कि नहीं? सुनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि भक्ति के अलावा जो ऐसे मतलब अश्लील गाने हैं जो भोजपुरी में चल गए हैं, अश्लील गाने जिसपे भोजपुरी पे जैसे मान लीजिए बहन कोई बैठी हुई है, कोई माता बैठी हुई है, टेम्पू में लगा दें, किसी गाड़ी में लगा दें, जो गलत है, जो समाज के सामने अपने माता पिता के सामने नहीं हम लोग सुन सकते। अश्लील गाने होते हैं भोजपुरी में? हाँ जैसे बोलो। मारे था सीटी ला। सुने ये बताएंगे। ओठलाली से रोटी बोर के एक अरे समझने दो। हाँ अरे जैसे कि मान लीजिए भोजपुरी गाना पूछे ना, तो गाना है अश्लील में जो आ रहा है ओठलाली से रोटी बोर के। होठ लाली से रोटी बोर के मतलब अरे आ जाओ। ये लक्ष्मीकांत, ये प्यारे लाल। हाँ आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? ये नए बैच के दीना है। अच्छा अब दीना व्यक्ति नहीं उपाधि हो गई है, व्यास गद्दी है ये। हाँ नए बैच के दीना। तुम्हारा नाम क्या है? शिवम दीना। शिवम पांडे। क्या तुम वो क्या अच्छा नहीं क्या होंठ से लाली क्या करके? ओठलाली से रोटी बोर के। मतलब क्या अर्थ क्या हुआ इसका? जब आप खाएंगे रोटी तो ओठलाली बोर के खाएंगे। अरे नहीं एक सेकंड वो हिंदी वाला कहाँ गया? हाँ क्या अर्थ हुआ इसका? बैठे रहो। अरे ये खड़ा करते हैं। हाँ खड़े हो जाओ। हाँ इस अर्थ बताओ जरा। तुमने बहुत व्याख्याएं की होंगी सूर कबीर तुलसी बिहारी की, उधर देखो। अरे व्याख्याएं तो, और दूसरी चीज कि मैं भोजपुरी के लिए काम भी करता हूँ यायावरी वाया भोजपुरी में। अच्छा। ये इस गाने का अर्थ कौन है? इस महान गीत का रचयिता, इस कवि का नाम क्या है? खेसारी लाल जी इसके कवि हैं। रचयिता नहीं होंगे, गाते हैं, रचयिता नहीं है। वो लिख थोड़ी पाएंगे। लिख नहीं पाएंगे। लेकिन सर देखिए, अरे पहले समझ लेने दीजिए प्रकरण। भोजपुरी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ। अरे हमको भोजपुरी पे चल रहे आंदोलनों के बारे में पता है। अश्लीलता को लेकर बहुत आंदोलन चल रहे हैं, अश्लीलता खिलाफ। पर मैं इसका अर्थ क्या कि मतलब रोटी क्या लिपस्टिक से खाई क्या करें? हाँ वो तो यही कहते हैं ओठलाली से रोटी बोर के, यानी कि लिपस्टिक में रोटी को लगा के, लिपस्टिक रोटी में लगा के और खाने की बात वो करते हैं। पता नहीं रोटी में लगा कैसे खाओगे? बात इनका कहने का मतलब ये है कि जब सुबह में उठता है आदमी, काम पे जाता है तो रोटी खाता है, तो वहाँ पे महिला कहती है कि तनी जाए से पहले खा लो ओठलाली से रोटी बोर के। ये हुआ इसका मीनिंग सर।
इसकी नायिका क्या कह रही है, मुझे इसकी चूम लो। इसकी एक जो रोटी आप सब्जी से बोर के खाएंगे, सब्जी के साथ खाएंगे, वो उठलाली से लगा के खाइए। मुझे लगता है कि इसकी व्याख्या इस तरह होनी चाहिए कि वो काम पे जा रहा है, जल्दी जा रहा है, उसको प्यार करने का भी समय नहीं है और खाने का भी समय नहीं है, इसलिए दोनों काम एक ही में मिला के कर लिया नायिका जाए। क्या कह रही है, मुझे चूम के काम करने जाओ। हाँ बिल्कुल। तो इसमें अश्लील नहीं। अच्छा एक सेकंड देख लिए। तो नायिका अगर नायक से ये कह रही थी, उसमें अश्लील क्या है? अश्लील कुछ नहीं है, बस अश्लील बता दिया गया है, कह दिया गया है। बहुत सब्जेक्ट मैटर, ये बहुत सब्जेक्ट मैटर। आ गए तुम? हाँ आ गए। बढ़िया। ये मेरा दोस्त है और बहुत बढ़िया चाय बनाता है। क्या नाम है दोस्त? उत्सव त्रिपाठी। उत्सव बन गया। विधि के विद्यार्थी हो? नहीं, विधि के विद्यार्थी नहीं है, फिर किसके विद्यार्थी? बीए के कल्ला संघ का है। एनसी वाले हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? आपसे मिलने के लिए आए थे। मिलने के लिए आए थे। थैंक यू दोस्त। विद्यार्थी छात्रावासों के सहरदों का मोहताज थोड़ी होता है। वो भी होली के समय में। हाँ, तो आप ये सुर में हैं, इसलिए अगली बार जब भैया का परिचय देना तो सुर हटा देंगे। सुरा। हाँ। सुरा और सुंदरी के बारे में भी बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा। तो सुरा क्या होती है? जो मदिरा पान करते नहीं करते। मदिरा? हाँ, इनके अनुसार। ये शराब नहीं पीते? मैंने नहीं देखा है, कोई नशा भी नहीं करते हैं। वाह, देखो पलट गया गवाही में पलट। मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे जानने में ये नहीं पीते हैं। उनके पास तो आने दो। अच्छा, और सुंदरी से क्या परहेज है? सुंदरी से कि मतलब लड़के से कोई संबंध नहीं रखते हैं। लड़की संबंध नहीं रखते हैं। आप कहना चलते हैं। हाँ, सबको बाहर एक बार प्रपोज किया था तो कहे कि मतलब हम आपसे प्रेम करते हैं। इन्होंने बोला कि मैं तो सबसे प्रेम करता हूँ, आपकी बहन से भी, माता से भी, जैसे सबके, पशु से पक्षी से, नर से नारी से, पेड़ से पौधों से, मैं सबसे प्रेम करता हूँ, तो आपसे भी करता हूँ। तब से इनको कोई प्रपोज नहीं किया, एक बार किया था इनको। मैं बताता हूँ इनके मोहभंग का कारण क्या था। इनको कोई प्रेमिका पसंद आई, इन्होंने प्रेमिका पसंद नहीं आई, इनको कोई पसंद आई, इनको प्रेमिका पसंद आई। दरअसल वो किसी और की प्रेमिका थी। इन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारे पाँव कसम से बहुत ही प्यारे हैं, खुदा करे मेरे से लिखवा के गए थे क्या? कि तुम्हारे पाँव कसम से बहुत ही प्यारे हैं, खुदा करे मेरे बच्चों की इनमें जन्नत हो। उसने कह दिया लतियाए नहीं गए हो। तब से इनका मोह भंग हो गया, तो ये सुंदरियों से भी दूर रहते हैं। इनसे कुछ पूछ ही नहीं रहा, इनको बहुत कष्ट है। एक सेकंड। तुम लोगों ने बहुत प्रलाप किया देवेंद्र के बारे में, हैं? अरे रुक जाओ, तुम भी कुछ कहना चाहते हो? देवेंद्र नहीं कहेगा, बाकी सब कहेंगे। देवेंद्र भैया के साथ हम यहाँ पे जो भी छात्रावासी हैं, चूंकि उसमें मैं देवेंद्र भैया के साथ पहले आया था। देवेंद्र भैया जब आ चुके थे एनसी में छात्रावास में, तो 2013 में आया बीए करने। तो देवेंद्र भैया के बारे में ऐसी यहाँ पे 9 साल से हो? जी 9 साल से हूँ। देवेंद्र भैया की छवि क्या? एनसी हॉस्टल के बरगद का पेड़ और विश्वजीत भैया लगभग एक समय के। पाकड़ का पेड़ है वो। पाकड़ का पेड़ है, बरगद नहीं है। देवेंद्र भैया एक सेकंड। अरे थोड़ा सा जगह दीजिए। कैमरा पर्सन हमारे अमतेश जी हैं, है ना? और दीना जी ब्याह करना चाहते हैं, नहीं चाहते हमको नहीं पता, पर अमतेश जी का ब्याह करना है। हाँ, देखिए देवेंद्र भैया जब हम लोग सुबह जो आते थे, तो हम लोग को गांव में जो है सोने का काफ़ी आदत रहता था। तो देवेंद्र भैया सुबह जगाते थे, एक्सरसाइज कराते थे, व्यायाम कराते थे, ले जाते थे फील्ड में। क्या बढ़िया सीनियर है यार। देवेंद्र भैया का जो है, जो भी संरक्षण में रहा, वो बहुत, जो भी इनके संरक्षण में रहा और इनकी बातों को भला आदमी। हाँ, वो काफ़ी हद तक योगा में बहुत अच्छा। ये बताओ देवेंद्र जी, तुम सज्जन व्यक्ति हो, ये तो तमाम साखियों से समझ में आ रहा है। ये धूर्त गोल्ड मेडलिस्ट तुम्हारे, वह मेरे भाई हैं और उनका विचार है, वह जो व्यक्त कर सकते हैं उसमें मैं कुछ नहीं। देखिए जाको रही भावना जिन जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी जिन जैसी। नहीं, पर ये तुम्हारे प्रेम को लेके ये कहानियां क्यों? वह कुछ भी कोई कह सकता है, उस पर हम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ मैं किसके बारे में क्या कहूँगा, यह मैं व्यक्तिगत मैं जानता हूँ। और मैं यहाँ पे आया हूँ व्यक्तिगत, मैं आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, और निश्चित ही आप ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टिंग करते हैं, उसके लिए अपने विश्वविद्यालय परिवार के तरफ से और जो भी यहाँ पे हुआ है उनके तरफ से कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। और सर्वप्रथम, अगर आप आए हैं इस समय, इलेक्शन का समय है,
तो उधर भी हम लोग कुछ बात कर लें तो हमारे लिए अगर समय दे तो निश्चित मैं बात करना चाहूँगा। मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप उसका जवाब दीजिएगा, उसमें सब चीजें आ जाएंगी। एकदम मैं जवाब दूंगा। पूर्वांचल को पिछड़ा क्यों माना जाता है? क्या इसकी वजहें हैं? ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, क्या किया जाना चाहिए? पूर्वांचल पिछड़ा इसलिए था, कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, जो सड़कों की जो जाल थी यहाँ पे कम थी, औद्योगिक गलियारा नहीं था और आज भी नहीं है। हाँ, सरकारें बात कर रही हैं कि मैं उसको बनाऊंगा और निश्चित ही विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आंख मूंद के आता होगा गोरखपुर में वो उसी को विकास नहीं दिखता होगा, लेकिन बेरोजगारी में और छात्रों के जो मुद्दे हैं, केंद्र की जो वैकेंसियां हैं 3 साल से आर्मी की वैकेंसी नहीं हो रही है, रेलवे की वैकेंसी पड़ी हुई हैं, उसके बाद से धर्म जात की बात की जाती है कि ब्राह्मण नाराज हो गया है, क्षत्रिय नाराज हो गया है, यादव नाराज हो गया है, वैश्य नाराज हो गया है, शूद्र नाराज हो गया है, मुस्लिम नाराज हो गया है। ऐसे पार्टियों को मैं यही कहना चाहता हूं कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबी सफर को मीलों में मत बांटिए। यह दागता हुआ दरिया है युवा शक्ति, इसे धर्म जाति वर्गों में मत। अच्छा एक बात बताओ, जब देवेंद्र भैया निर्दलीय चुनाव लड़े थे तब तुम लोग कितना वोट दिए थे सर? चुनाव नहीं हो पाया। नहीं तो भाई अच्छा चुनाव नहीं हुआ था, भैया का प्रचार किए थे हम लोग। भैया जीत रहे थे तभी तो निरस्त हो गया। भैया जीत रहे थे, इसी वजह से निरस्त हो गया चुनाव। भैया जीत रहे थे, निरस्त हो गया। भैया निर्दल जीत रहे थे और पार्टियों का हवा टाइट था, इसलिए चुनाव निरस्त करा दिया गया। विधायकी क्यों नहीं पर्चा भर दे रहे हो? अरे आर्थिक रूप से कमजोर होने के नाते लड़वाएंगे ना? एकदम लड़वाएंगे। मेरे भाई है, यही मजबूत हो गए तो हम भी तो मजबूत है। ये हमारे पिलर है, हमारे भाई है, हमारे सहयोगी हैं और निरंतर हमारा मनोबल मजबूत करते हैं और पग पग पे हमारे साथ रहते हैं। क्यों नहीं, पद पर कदम कदम हम कहें हपक हपक के साथ। पग पग का मतलब ये हुआ कि कदम कदम। पग पग तो हमको पता। हाँ, एक लाइन बोलना चाहते हैं इन युवाओं के लिए। आशीष कुमार शुक्ला। आप इन युवाओं के लिए, आप भी तो युवा ही लग रहे हैं। मैं युवा लग रहा हूँ। यही बहुत अच्छा है ये भैया जी, हंसते बहुत अच्छा, हंसते बहुत अच्छा जी। रात में हंसते हैं, रात में हंसते बहुत अच्छा, दिन में नहीं हंसते, दिन में भी हंसते हैं, रात ही हंसते हैं। इजी इजी इजी। अरे बस एक लाइन बोलना चाहते हैं युवाओं के लिए, सभी के युवाओं के लिए कि जी, जो अकेले चलता है वही गिरता संभलता है, जो अकेले चलता है वही गिरता संभलता है और सफलता वही होती है जो संघर्षों में पलता है। एक और है कि विकल्प मिले। एक सेकंड मोड़ में आ गए। क्या पढ़ाई कर रहे हो? जी छात्र हैं एडल्ट एवं कंटिन्यूअस एजुकेशन के। क्या एडल्ट एजुकेशन? हाँ, एडल्ट एवं एजुकेशन डिपार्टमेंट। एक सेकंड सुनने दो यार। हाँ, कौन सी? एवं सतत शिक्षा। अच्छा, जो प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलता है, तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में? जी जी। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं भैया? जी हिंदी से भी कर लिए? कई विषय है, कई डबल एम ए है सर। हाँ, कितने? अरे एक सेकंड यार, अरे लाइन पे आएंगे यार, तुम अपनी एक लाइन रोक के रखो। कितने विषयों से एमए कर चुके? हिंदी से मैं किया है। हिंदी से किया। और ये बाकी सब क्या फैला रहे पीछे से? नहीं, एडमिशन था लेकिन फिर हट गए थे। अच्छा, किस वजह से हट गए थे? इसमें लिखा लिया फिर एडल्ट एवं कंटिन्यूअस में। और बीए भी तुम कितने प्यारे हो यार। अच्छा, तो एक और लाइन है। लाइन पे आएंगे। एक सेकेंड यार, आएंगे। हंसी चेक करवा लीजिए। हंसी भी चेक करवाएंगे। तो आप अभी आगे आपका जिंदगी में क्या करना? आशीष नाम बताया ना? जी आशीष। आशीष, क्या आपका जिंदगी में क्या करने का इरादा है आगे? वही हिंदी से पीएचडी करने का इरादा है। हिंदी से पीएचडी और शादी क्या? अरे यार, तुम लोग दीना की शादी ले आते हो एकदम। है? अच्छा, हिंदी से पीएचडी करना तो वही एक हिंदी लाइन साहित्य में आपकी। अरे एक लाइन पे आएंगे। सुन लीजिए भैया। अरे सुनेंगे। कष्ट हो रहा हूँ। नहीं, कष्ट नहीं हो रहा। अगर वो भी हंस देंगे तो उस चीज को भूल जाएंगे, इसलिए। तो आपसे एक लाइन सुनेंगे, तो आप आगे चल के हिंदी में पीएचडी करने के बाद फिर क्या करना चाहते हैं? शिक्षक बनना चाहते हैं। शादी करना चाहते? कितना सदिया से हैं? शिक्षक बनना चाहते? जी जी जी। अच्छा, तो एक लाइन जी बताइए। कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक
एक ये मंजिल में थोड़ा नुक्ता आप और लगा लेते तो बढ़िया रहता। तो आप कविताएं भी लिखते हैं ऐसा आपको देख के लगता है? हाँ, थोड़ी बहुत लिखते हैं। संकोची कवि, ये बहुत दुर्लभ है, कभी संकोची नहीं होता है। अच्छा, और सुनाएंगे? हम सुनाएं? ये बहुत डरते डरते ये सुनाएंगे, ये सुनाएंगे। आप कविताएं लिखते हैं या ये कि जो लिखते हैं कभी एक और अच्छा अभी आएंगे। एक उस एक को थोड़ा रोक के रखिए। हाँ, धीमे धीमे प्रौढ़ हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, चूंकि आप प्रौढ़ का विषय आ गया तो मैं एक थोड़ा गंभीर सवाल पूछ लेते हैं। हाँ? सिलेबस सही है, चिंता मत करिए। हाँ, अरे आप क्यों डरेंगे यार, आप गोरखपुर से हैं, यूनिवर्सिटी से हैं। हाँ, कोविड काल में बिना क्लास चले हम लोग एग्जाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 60% आ भी जाता है। अच्छा, अब मैं सवाल पूछ लूँ, आ गया हो तो। जब हम लोग इलेक्शन के सिलसिले में ज़िलों में, गाँव में, कस्बों में घूमते हैं, कई हमें ऐसे वोटर मिलते हैं, बुज़ुर्ग, महिलाएं, पुरुष, जिनसे जब पूछा जाता है ना कि आप जैसे वोटर का प्रोफाइल करते हो, है ना, कि भैया आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपकी दिक्कतें क्या हैं, तो उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं बड़े निराश से दिखते हैं लोकतंत्र से, है ना। किसी को भी दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, आप बताओ किसको दे दें। कोई इनको फ्लोटिंग वोटर कहता है, कोई कुछ और कहता है। आपको क्या ऐसा लगता है, चूँकि प्रौढ़ शिक्षा का जिक्र आया, कि अगर इस विषय पर और जोर दिया जाए, है ना, जो लोग अपने जीवन के बाल्यकाल में या जवानी के काल में नहीं पढ़ पाए, अपनी मजबूरियों के चलते, कोई मजदूरी कर रहा था, कोई खेती किसानी में, उन लोगों की अगर लगातार इस तरह की पाठशालाएं चलाई जाएं, जिससे वो अखबार पढ़ने लगे, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने लगे, तो वो एक ज़्यादा जागरूक नागरिक के तौर पे तैयार हों। आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल। सतत शिक्षा के माध्यम से। सतत शिक्षा, तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये मेरा सवाल है आशीष जी। प्रौढ़ शिक्षा के लिए यही है कि मतलब जो लोग समय से नहीं पढ़ पाए, समय थोड़ा सा उनके जीवन में निकल गया, तो वो उनके लिए ये है। अरे करना क्या चाहिए, थ्योरी बता रहे हो तो करना, प्रैक्टिकल बताइए क्या करना चाहिए। गांव में मोबाइल वैन भेजें? जी हाँ, जैसे हम लोग के यहाँ सरकारी विद्यालय की व्यवस्था है, सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो इन सब चीज़ों से, खास करके बीएड, बीटीसी वगैरह जो हैं वो करके गुजरे होते हैं, तो उनके लिए कम से कम ये भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जैसे रात्रिकालीन जो सत्र चलते हैं, जिसमें 1 से 2 घंटे पढ़ाई कर ली जाती है, बता दिया जाता है, तो ये एक अच्छा उपयुक्त साधन हो सकता है इसके लिए। चंडीगढ़ जैसी जगहों पे ऐसा है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनकी बिल्डिंग्स का फर्स्ट हाफ में जो इस्तेमाल है वो सरकारी स्ट्रक्चर के तौर पे किया जाता है, सेकंड हाफ में उन्हीं स्कूल बिल्डिंग्स को अलग अलग एनजीओ इस्तेमाल करते हैं इसी तरह के कामों के लिए, प्रौढ़ शिक्षा या जो बच्चे बाहर। हाँ सर, मतलब शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उनको शिक्षा देने के लिए जैसे लालू यादव ने एक स्कीम चलाया था, मतलब चरवाहा विद्यालय, उस टाइप का भी कोशिश किया जा सकता है उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन वहाँ मतलब चल नहीं पाया। लेकिन उन्होंने कोशिश किया था कि जो शिक्षा से वंचित, क्या यूपी में बहुत पहले, हमको लगता है 2003 या 4 के आसपास, याद है, बहुत छोटे थे, तो दिया बाती करके एक कार्यक्रम चला था, सरकार चलाई थी। उसका यही मोटो था कि इससे गांव के लोग कम पढ़े लिखे होते थे या नहीं पढ़े लिखे होते थे, उनके लिए पूरा वो प्रोग्राम था कि गांव पे जा करके जो महिलाएं हैं, जो नहीं पढ़ी हैं, जो पुराने हैं, बूढ़े लोग हैं, वो नहीं पढ़े, उनके लिए कार्यक्रम चला था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। जैसे वो चरवाहा बोले, उस तरह यहाँ भी चले थे। यूनिवर्सिटी के बच्चों, दैट्स अ गुड सजेशन। हाँ बोलिए, नाम बताइए। पीयूष पांडे मेरा नाम है। जो प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं वो यूनिवर्सिटी के जो मतलब ग्रेजुएशन के बच्चे होते हैं उनको गांव-गांव भेज के, जो नहीं पढ़ पाए उन लोग को पढ़ाने के लिए उन लोग का यूज़ किया जा सकता है। और प्रैक्टिकल का नंबर उनको, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हर बच्चे को अगर एक गाँव अलॉट कर दिया जाए और कुछ बेसिक स्टाइपेंड दिया जाए, 1 साल तक वो वहाँ जाएं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन उनको पढ़ाएं, उन अनुभवों को लिखें, तो आपका असाइनमेंट भी तैयार हो जाए और उनका भी भला हो। दैट्स अ गुड। ये इस चीज़ का मैं देखो, ऐसा अभी 4 और गप हो जाएगा, सुरा सुंदरी और क्या सुर, है ना, और किसका दीना का शादी, है ना, और योगी अच्छे हैं कि उनके विपक्षी अखिलेश अच्छे हैं कि मायावती अच्छी, प्रियंका अच्छी, इस पर बहुत चल ही रहा है महीनों से। चूँकि तुम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, कोई तुम में से आगे चल के जज बनेगा, ठीक है, कोई दूसरी प्रशासनिक सेवाओं में जाएगा, कोई शिक्षा के व्यवसाय में जाएगा। विश्वविद्यालयों को लेकर जो सबसे बड़ी चिंता है जो हमारे देश की होनी चाहिए वो ये है कि हमारे यहाँ जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है और जो इंडस्ट्री या सोसाइटी की असलियत या ज़रूरत है, दोनों के बीच भेद बहुत है। सोशियोलॉजी में आपको जो पढ़ाया जा रहा है और आपकी जो सोसाइटी है, कोई मिलान नहीं है, है ना।
हिंदी साहित्य में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं अच्छी अच्छी, लेकिन जो हमारे वक्त का साहित्य है, जो किताबों में लिखा जा रहा है, जो मैगजीन्स में लिखा जा रहा है, जो फिल्मी गानों में है, कुछ भी है, वो उतना पढ़ाया नहीं जा रहा है। सिलेबस उतना अद्यतन नहीं है। साइंसेस को लेके भी यही बात है। अब जैसे आपने बड़ा अच्छा, आशीष नाम बताया, पीयूष, आशीष आपका नाम है, बड़ा अच्छा सजेशन दिया कि भाई जो एजुकेशन स्ट्रीम के बच्चे हैं, जो शिक्षा शास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें तो सीधे ही जोड़ दिया जाए, तो उनको अनुभव भी मिले और वो है असाइनमेंट भी हो जाए और लाभ भी हो और उनको स्टाइपेंड भी मिले। तो इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई और समाज की ज़रूरत दोनों की भी, जैसे हम लोग मास कम्युनिकेशन के बिजनेस में हैं, बहुत सारे बच्चे मास कम्युनिकेशन पढ़ के आते हैं, पर हमें रियलाइज़ होता है कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी थ्योरी पढ़ के आए जिसमें से काफ़ी चीज़ें उतने काम की भी नहीं होती, इसलिए मैंने रुक के इस बात का जिक्र किया, है ना। लॉ के पढ़ाई में भी जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो कोर्ट से ही मिलता है, बस यहाँ के पढ़ाई से नहीं मिलता है। और यहाँ पे चाय बन गया, चाय बन गया, अरे ले आओ यार, चाय पिया जाए। हाँ, और वो पार्ले जी का बिस्कुट डुबो खाने के लिए, पार्ले नहीं मिला, हाँ पार्ले नहीं मिला, बाल्टी मार के बैठेंगे यहीं पियेंगे। क्राउड होता है भैया, इतने लोग क्राउड के लिए नहीं, इतने क्राउड यहीं पे सही है। देखिए, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी की दिक्कतें सुनी, हॉस्टल की सुनी, थोड़ी बहुत पढ़ाई की सुनी, एक अभी आपको और कविता आ रही थी, हाँ अब सबको लिखता हूँ। हम कवियों से बहुत दूर रहते हैं, इनको दूर रखिए। क्यों कवियों से तुम क्यों सावधान हो? मैं सावधान नहीं हूँ, लेकिन मतलब अगर आप कह रहे हैं आपको दिक्कत है तो फिर ऐसी नहीं, कवियों से तो आप कवियों से दूर रहते हैं। और सुना जाता है कि कुमार विश्वास आपके प्रिय मित्र भी रहे हैं। कुमार विश्वास मेरे साथ पढ़े हैं, नहीं सुना जाता है। थोड़ी देर में कहो कि हमने उनकी छठी खाई थी। कुमार विश्वास मुझसे वय में बहुत बड़े हैं, मैं उनको दादा बोलता हूँ, जैसे बड़े भाई को बोलते हैं ना, मुझसे बहुत सी हैं, कितने लगभग 49-50 साल ठीक लगा लो वर्तमान में, बिल्कुल। हाँ, तो वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, वो मेरे मित्र नहीं हैं, मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। मैंने कहा ना, मैं उनको दादा बोलता हूँ, है ना। और हिंदी के मशहूर कवि हैं, और कई राजनीतिक विषयों को लेके हमारी इत्तेफाकी ना इत्तेफाकी रहती है, लेकिन हिंदी को प्रचलित करने में, पॉपुलर करने में उनका बड़ा योगदान है ना। और हिंदी के स्तर को गिराने में कैसे, उनको कभी अपने मंचों पे मतलब कुछ दिन पहले कुमार विश्वास को मैंने देखा था, अभी सेट सब पे कोई वो प्रोग्राम आता है कपिल शर्मा शो, हिंदी के कवि वो बार बार अपना ये विचार व्यक्त करते हैं जब किसी मंच पे जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने हिंदी कविताओं को BMW में मैं लेके आया, मैंने हिंदी को वैश्विक मंच दिया। ठीक है, आपने वैश्विक मंच दिया, लेकिन हिंदी की गरिमा को मतलब उनकी कविताएं जो होती हैं उन्हें वो मंच पे जिस तरह की चुटकुले करते हैं, उनसे ऐसा मतलब उम्मीद नहीं लोग कर सकते हैं। वो पसंद नहीं करते हैं। मैं आप मतलब एक सभ्य समाज में कोई भी व्यक्ति ये नहीं पसंद करेगा। वो जिस तरह की चुटकुले मजाक ऐसे एक अभी कुछ दिन पहले आया था, वो उन्होंने कहा था कि 1 महीना जेठ का भी होता है, एक किसी कवित्री के साथ जिन्होंने उस तरह का मजाक किया था। मुझे नहीं लगता है कि हिंदी का कोई अनामिका जैन अंबर के साथ उन्होंने कहा कि मैं अरे वो मेरे जेठ लगे, भाभी का आने लगता है। उन्होंने कहा था कि अरे मैं वो मेरे जेठ हैं, तो इन्होंने कह दिया था 1 महीना जेठ का भी होता है। अगर एक ऐसे चैनल पे तो हाँ ही मजा आ गया, लेकिन अगर एक सभ्य हिंदी का वो जो श्रोता होगा इसको किस वे में लेगा? आप कह रहे हैं उन्होंने गंभीरता कम कर, उन्होंने गंभीरता बिल्कुल कम की है सर। क्या नाम है आपका? अभिषेक मिश्रा। क्या करते हैं अभिषेक? LLB फाइनल का स्टूडेंट। झोले में क्या है? ये मेरी दवाएं हैं। झोला उठा बात कहना चाह रहा हूँ सर, ये लोग कहते हैं मतलब कि कुमार विश्वास ने हिंदी साहित्य की गरिमा को गिराया। उन लोगों और उदाहरण क्या देते हैं, मंचों पे चुटकुलेबाजी। शायद इन लोगों ने जो है बहुत सारे उपन्यास है, एक उपन्यास में मेरे सिलेबस में है, मैं पढ़ा हूँ, आधा गांव को नहीं पढ़ा होगा। उसको पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पे ऐसे शब्दों का प्रयोग है जो आप समाज में प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे लोगों के सिलेबस में है। क्यों सिलेबस में? वो लोग को चित्रित कर रहा है, वो एक अंचल विशेष की विशेषता को बता रहा होता है। कुमार विश्वास भी ऐसे ही होते हैं, वो जिस भी अंचल में जाते हैं वहाँ उस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो अगर आपकी बातें मतलब पूरे समाज पे गलत इम्पैक्ट डाल रही हैं। अरे यहाँ बात कहना चाहूँगा, चूँकि मैं मंचों से जुड़ा हुआ हूँ। हटो भैया गरम है। बैठो चूँकि अमतेश जी आप भी बैठ जाइए, हटिए जगह दीजिए थोड़ा जगह दीजिए अमतेश जी को। अरे उनको जगह दीजिए। जय हो।
बैठ जाइए भैया, आप भी बैठिए। अरे राम, अरे उनके पास से हट जाइए। कितना आनंद आ रहा है विवेकानंद छात्रावास में। हाँ, कह रहा था कि यूक्रेन में कुछ छात्र अपने देश के फंसे हैं, उन पे भी कुछ बातें होनी चाहिए। यूक्रेन में जो छात्र फंसे हैं, लल्लन टॉप सुन लीजिए एक सेकंड। यूक्रेन जो छात्र फंसे हैं, भारत सरकार एक सेकंड, भारत सरकार तो लगातार प्रयास, ये अच्छा मैंने पकड़ ली, ले एक सेकंड। अब अफवाह, अगर तुम्हें खुद ही लग रहा है अफवाह है तो बात कुमार विश्वास पे चल रही थी अभी। मुझे नहीं लगता लोकप्रियता अपनी चीज़ है लोग, और वाकई में उन्होंने जो हिंदी को स्तर दिया वो वाकई में सराहनीय है। बस दिक्कत थोड़ी सी इससे हो जाती है ना कि वो एक काव्यी मंच है। वो कहते थे कि मंचों पे कविताओं के द्वारा दर्शक नहीं रुकते थे, जबकि लोगों ने दिनकर को सुना है, हरिवंश राय बच्चन को सुना है, तमाम ऐसे उसी समय फिरा गोरखपुरी थे कि कहा जाता था कि सूर्य उदय हो रहा है, दिनकर उदय हो रहा है, इसलिए कब कवि सम्मेलन को अस्त किया जाए। ऐसा होता 4-4 बजे तक, 5-5 बजे तक कवि सम्मेलन चलता रहता था और लोग सुनते भी थे। बात ये है कि उन्होंने जो एक कवि सम्मेलन को जो लाफ्टर शो बनाया, कवि सम्मेलन को लाफ्टर शो बनाया, कई लोग कहते हैं पॉपुलर किया, कई लोग कहते हैं हाँ, गंभीरता कम किया। जैसे कविताओं में एक चीज़ और भी है कि ठीक है कि 2-4 कविताएं अगर 1.5 घंटे के शो में 1.5 घंटा 2 घंटा का उनका शो होता है, 2-4 कविताएं वो सुनाते हैं, सारी पुरानी ही सुनाते हैं, ठीक है, उससे कोई एहतियात बरतता नहीं है कोई। लेकिन फिर भी जो उसके बीच के तमाम संवाद होते हैं, ठीक है कि राजनीतिक व्यंग्य किए जाएं, लेकिन उसमें जो द्व्यर्थी संवाद होते हैं वो वाकई में कहीं ना कहीं एक जो कविता के पीछे जो लोगों की गंभीरता होती है उसको कम करते हैं। अच्छा चलिए एक सेकंड नेताजी, एक सेकंड सुन लो भैया। भैया अब देखो पॉलिटिक्स भी बतिया लिए है ना, और बाकी हमको पता है जैसी पॉलिटिक्स शुरू होगी तुरंत सब लोग जो पार्टी वाले हैं वो अपना, है ना। मैं देश के युवाओं से जुड़े कुछ मसले हैं, है ना, बातचीत के आखिर में, हाँ आएंगे। तो देश के युवाओं से जुड़े कुछ मसले हैं, अरे आएंगे भाई साहब, है ना, तो उन पे मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ। देश के युवाओं से, खास तौर पे पुरुषों से जुड़ा एक मसला है दहेज का। तो आप में से कितने लोगों ने दहेज लेके शादी की है? कहाँ शादी हुआ है दहेज लेके शादी करेंगे? रीना की शादी में इतना है कि बहुत तगड़ा दहेज लिया जाएगा। मतलब हम एक्शन पे जाएंगे क्या? ऐसे बात कर रहे हैं लोग। नहीं, ये तय है, हमसे बताया गया, खुद दीना ये बताए हैं कि भैया मेरे साथ ये बहुत बड़ी समस्या है कि मेरे पिताजी जहाँ ऊंचा दहेज मिलेगा वो लड़की नहीं देखेंगे, शादी तय कर देंगे। ये लेना नहीं चाहते हैं, ये व्यक्तिगत तौर पे लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये कहीं और कमिटेड हैं। अरे यार, मतलब सारा कहानी यही लोग बना दी। जैसे देवेंद्र भैया के साथ ऐसा हो रहा था कि इनको कुछ नहीं पता और इनके साथ सुरसरा और सुंदरी पता नहीं क्या क्या चल रहा है। सुरसरा क्या होता है? फगुआ चल रहा है, ये फगुआ का। हाँ दहेज जी सर, बताना चाहेंगे कि सर एक विधि विद्यार्थी, यार एक सेकंड, क्या हुआ? थोड़ा कुछ बिस्किट के आदान प्रदान उसके पीछे एक विधि विद्यार्थी होने के नाते बताइए कौन कौन सा मुकदमा लगेगा अगर ये दीना दहेज लेंगे? सर वो अभी हम नहीं बता सकते हैं। कौन बताएगा? LLM वाले सीनियर कहाँ गए? हाँ, अगर ये दीना दहेज लेगा तो उस पर कौन कौन सी धारा में मुकदमा लगेगा? दहेज प्रतिशत अधिनियम के अंतर्गत लगेगा। अभी हमें डायरेक्ट देखना पड़ेगा, हमको पूरा पता नहीं है। नहीं पता है दहेज पर, उस पे हमारा कहने का मतलब ये है कि समाज को एक तरह के वकील जो होते हैं जागरूक करने का भी काम करते हैं। हमने दहेज प्रथा अधिनियम जो पढ़ेंगे मतलब आगे उसको, अगर हम ही लोग दहेज लेंगे, संभाल के लेगा। हाँ भैया, यदि हम ही लोग दहेज की बातें करेंगे तो एक समाज, तो इसीलिए पूछ रहे हैं थ्योरी क्या बता रहे हो। हम पूछ रहे हैं ये कुव्यवस्था जो कुप्रथा है ये कैसे दूर होगी? उनने तो फटाक से कह दिया कि दीना 58 लाख लेगा। नई जनरेशन दूर करेगी इसको। दूर करेगी। तुम नहीं लोगे दहेज? नहीं लेंगे। और पापा कहेंगे कि हाँ इंटरकास्ट। प्रेम विवाह से, देखिए प्रेम विवाह से अभी वो मजाक में कहे हैं, अलग बात है, लेकिन हम बता रहे हैं जात, प्रेम में जात नहीं आती है, प्रेम कभी जाति नहीं देखती है। अगर सही बात है, ठीक है। पहली बात कैसे कह रहे हो? हमने नहीं देखी।
अरे तो फिर तो ये कल्चर क्या, कल्चर तुम्हारे बनाने से कल्चर बनेगा? किस किस कल्चर की पालकी ढो रहे हो भाई? भैया कि अगर दहेज का उन्मूलन करना है, दहेज खत्म करना है, तो आप कुछ भी कहिए कि मैं दहेज नहीं लूंगा, हमें ऐसा होना चाहिए, हमें वैसा होना चाहिए। हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, दहेज के पक्ष और विपक्ष में हम थोड़ा समझे। अगर मैं बता दूं उसको, तो जैसे एक महिला होती है, अब हमारी एक बहन है, हम 2 भाई हैं, तो हम अपने पापा की संपत्ति में हम तो हिस्सा लेंगे, लेकिन हमारी बहन को नहीं मिलेगा। तो दहेज के माध्यम से एक चीज, थोड़ा थ्योरेटिकल बातें करो, कागज पे तो मिलता है, कितनी जगह हुआ है, कमाल बात भाई। आदर्शवाद यथार्थवाद में अंतर होता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ है, और दहेज के माध्यम से एक चीज़ हो सकता है कि हम दे सकते हैं, अपनी बहन को अपनी संपत्ति में हिस्सा दे सकते हैं, लेकिन इससे कितने बहनों का लाभ नहीं होगा, बहुत परिवार जो है टूट जाता है। दहेज का एक ही उन्मूलन है कि जाति प्रथा को तोड़ करके और प्रेम विवाह को समाज में स्थापित किया जाए, उससे दहेज खत्म हो सकता है। क्योंकि हम जिससे प्रेम करेंगे उसके चक्कर में हम ये नहीं देखते हैं किस रंग की है, किस जाति का है, हमको सिर्फ वही चाहिए, ठीक है। तो उससे सर दहेज जो है खत्म किया जा सकता है। आप क्या कह रहे थे? वो अंतरजातीय विवाह की वही जो बात कर गए। मैं दूसरी बार मैं विश्वविद्यालय में कमी। अरे रुक जाओ। जैसे आप कह रहे हैं ना कि दहेज लेना जो भी गलत है, तो आप ये बताइए सरकारी दुल्हन ढूंढना सही है क्या? सरकारी दूल्हा ढूंढना, अगर दहेज गलत है तो सरकारी दूल्हा भी तो नहीं ढूंढना चाहिए। सरकारी दूल्हा मतलब? अरे मतलब जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब है वही दूल्हा अच्छा होता है, ये माना जा रहा है। बताइए हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये समस्या है कि नहीं है? अच्छा, और एक चीज चंदन, एक चीज गौर करो, दीना ने सिर्फ अपनी चिंता नहीं की, इसीलिए तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर दहेज के लिए एक चीज़ हो सकता है, जो स्पेसिफिक मैरिज एक्ट के थ्रू अगर शादी कर रहे हैं उनको आरक्षण दे दिया जाए, कि मतलब कुछ जो है, मतलब जो लव मैरिज करके स्पेसिफिक मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो शादी कर रहे हैं उनको कुछ 5% 10% दे दिया जाए। क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बड़ी सही बात है कि सरकारी दूल्हा खोजने वाला जो है, अगर सरकारी दूल्हा जो खोजेगा क्या हो गया? अरे कह रही है कि अभी एक नया अंतरजातीय विवाह या अंतरजातीय विवाह पे अगर कर रहे हैं तो कर दीजिए, क्या करना। हाँ, उसमें जो है सर, जैसे ये हुआ ना कि इसलिए थोड़ी ना पढ़ा जाता है कि हम सरकारी नौकरी मिलेगी दहेज में। सरकारी नौकरी से आप समाज का भला भी कर सकते हैं, जिस परिवेश से आते हैं सरकारी नौकरी में जाए, सिस्टम में बदलाव करिए, पहली बात। दूसरी बात, जब एंटी रोमियो का आप समर्थन करेंगे तो आप दहेज अपनी बहन के लिए देंगे ही देंगे। नहीं, इसका क्या कनेक्शन है दोनों? एंटी रोमियो क्या कहती है सर कि नहीं, प्रेम नहीं करना चाहिए। एंटी रोमियो छेड़खानी के खिलाफ है, जो लड़कियों को ना एंटी रोमियो बनाएगी छेड़खानी के लिए। सर प्रैक्टिकल यही है कि प्रेम के खिलाफ है। दूसरी चीज़ ये कि ये नाम ही गलत है। आपने जो नाम रखा एंटी रोमियो, आपने रोमियो को ही बदनाम कर दिया, उसी को डिफेम कर दिया। रोमियो की लव स्टोरी क्योंकि कंठस्थ नहीं है, लेकिन जो मैंने सुनी है इसके बारे में, तो एक पॉजिटिव कह रहे कि रोमियो और जूलियट तो प्रेमी थे, तो ये नॉमेनक्लेचर गड़बड़ है। जी, क्या नाम है? अंकित पांडे। जी, प्रेम के कुछ सटीक उदाहरण हैं, जैसे लैला मजनू, रोमियो जूलियट। अगर हम इन्हीं को बदनाम करते रहेंगे तो फिर किसको देख के युवा प्रेम करेंगे, कहाँ से प्रेरणा लेंगे? आप लोगों की योगी थोड़ी किया जाता है। एक सेकंड, तो आप लोगों की योगी आदित्यनाथ से क्या ये अपील है कि उसको एंटी रोमियो की जगह कुछ और नाम रखा जाए? बिल्कुल दुर्गा शक्ति कर दें। दुर्गा शक्ति बिल्कुल हुआ था, कुछ प्रदेशों में हुआ था ऐसा, शायद मध्य प्रदेश या कहीं हुआ था, या हरियाणा में, आपको तो ज़्यादा याद होगा सर। बिल्कुल सारा प्रेशर भैया को दिया जा रहा है, जो हमको नहीं याद वो आपको याद होगा। हम तो आपको ही देखते हैं, हमारे मोबाइल में कई स्क्रीन रिकॉर्डिंग होंगे आपके वीडियोस के, और हम स्टेटस लगाते हैं। हमारे भाई अनुज शुक्ला जी, वो भी कहते हैं अरे यार भेजो, मैं भी लगाऊं। अभी मैं आपको अपना मोबाइल दिखाऊं तो 2-3 कम से कम आपके स्क्रीन रिकॉर्डर होंगे। जैसे आपने हाल ही में उत्तराखंड में अभी एक महिला को जिसको सस्पेंड कर दिया गया, कुछ लोग उसके हाथ का बनाया खाना जो है खाने से मना कर देते हैं। आपने कहा था समझ में आती है लेकिन स्वीकार नहीं होती है बच्चों की गलती, ये भी हमने आज भी हमारे मोबाइल में अवेलेबल है। फिर एक चीज़, एक बार आपने उड़ीसा में, अगला इसी पे आने वाला था, आपका एक सर जो वो आता है डेली न्यूज़ शो, उसमें एक चीज़ बहुत बेहतरीन होती है, आज का वीडियो, उसमें बहुत बेहतरीन चीज़ें दिखाई जाती हैं जो ज़मीनी स्तर की होती हैं, ऑर्डिनरी है। और जो है एक बार उड़ीसा का आपने दिखाया था कि एक महिला हैं, उनको वृद्धा पेंशन आता है, इकलौती उनकी लड़की हैं, तो बैंक नहीं जा पाती हैं, बैंक का कोई कर्मचारी भी नहीं आ पा रहा है, तो खटिया पे लेटा करके और खींच के ले जा रही हैं। आप ही का दिखाया हुआ है वीडियो, ये सारी चीज़ें हैं। तो हाँ जी, दहेज पे क्या बोल रहे थे भैया?
दहेज रोकने की बात जो कही गई है, सोसाइटी की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको रोकने का सिर्फ 2 तरीका है, या तो लॉ रोक सके या तो एजुकेशन रोक सकता है। या तो दहेज न लेने के लिए हमारे जो युवा हैं उनको पढ़ाया जाए, उनको समझाया जाए। तुम लोग तो पढ़े हो, तुम लोग में से कितने ये दावे के साथ कह सकते हैं? ऐसे कैमरे पे तो कोई नहीं कहेगा। हम कह देंगे भाई नहीं दहेज लेंगे, मैं कहेंगे, आप कहेंगे, आपके साथ भी इन्होंने एजुकेशन की बात की, तो एक आती है ज्ञान की परंपरा और एक परंपरा का ज्ञान। कहा जाता है कि दहेज आप नहीं लीजिए, और कहाँ आप ये बताइए हमको एकदम एग्जैक्ट किस चैप्टर में बोला गया, कहाँ बोला गया? और दहेज कवर किया जाता है आईपीसी के 398A में। बात ये है कि जैसे एक चीज कहा जाता है ज्ञान की परंपरा और परंपरा का ज्ञान। हमारे यहाँ मैं ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूँ, हमारे यहाँ हमारे पिताजी की शादी हुई, बाबा ने दहेज लेने से इनकार कर दिया, चाचा की शादी हुई, दहेज नहीं लिया गया। और ये चीज़ें और आगामी समय, क्योंकि मेरे यहाँ मेरे बाबा जी का ये कथन है, मैं तो पैदा नहीं हुआ था, बाद में हुआ, लेकिन लोगों ने बताया, बाबा जी का एक कथन था कि क्या तुम हमारे बेटे के मांस का कीमत, उन्होंने भोजपुरी में कहा कि तू हमारे बेटा के मांस की कीमत लगाओ तड़ा। तो ये जो बात है, तो ये हमारे यहाँ परंपरा में है। तो मैं तो कैसे ये दहेज की कुप्रथा कैसे दूर होगी? दहेज जागरूकता से हो गई। कोई भी ऐसा अधिनियम, कोई एक्ट नहीं है कि जो रोक सके। व्यक्ति जब तक सुधरेगा नहीं, कानून, हाँ जी, केवल कानून नहीं, व्यक्ति के अंदर यह नहीं आएगा कि हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं लेंगे, तब तक। अच्छा, दूसरा, आप लोग अभी एंटी रोमियो का जिक्र कर रहे थे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुनिए, दूसरा मैं एंटी रोमियो पे जानना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में या यूनिवर्सिटी के बाहर भी शहर की सड़कों पर लड़कियों और महिलाओं से हमने कई दफ़ा बात की, तो वो बहुत सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को या अपने शहर की गलियों को इतना सुरक्षित क्यों नहीं बना पाए हैं कि पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए लड़कियाँ बेधड़क बिना चिंता के जा सकें? मेरे पास है, मैं चाहूंगा प्रदेश सरकार पिछले इधर आओ वरना उनको पूरा घूमना पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी चाय बिस्कुट है, आपकी चाय बिस्कुट का ख्याल रखा जाएगा। अरे यार, मैं कह रहा हूँ, अरे कैमरा, अरे भैया ठीक है, मैं कह रहा हूँ भैया, उत्तर प्रदेश सरकार पिछले लगभग, कमीज बहुत अच्छा पहने हो। हाँ, थैंक यू भैया। भैया अरे नहीं, फरवरी बीता है, खरीदा, मैं बिल दिखा दूंगा, मेरे पास बिल है। मैं कह रहा हूँ, ये आत्मनिर्भर है। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार पिछले लगभग 2 सालों से मिशन नारी शक्ति के नाम पे एक तबला बजा रही है कि हम नारी शक्ति फैला रहे हैं। अगर आप एक मीडिया कर्मी हैं, भारत में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे जाते होंगे, अगर आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की लड़कियां असुरक्षित महसूस करती हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ नहीं, मैं ओवरऑल और उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। यूपी, बिहार, इन सब जगहों पे मैं देखता हूँ जी, है पूरी दुनिया में होगा, पर मैं तो पहले अपने देश की चिंता करूँगा ना। आप खुद देख लीजिए ना कि, और ये यूनिवर्सिटी में आप सेक्स रेशियो देखिए, लड़कों के मुकाबले लड़कियां, दफ्तरों में देखिए, है ना, तो वो रेशियो हिला हुआ है ना, कोर्ट में देख लीजिए। तो मैं एक ये बड़ा बृहद सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यों हमारे समाज में, हमारे समय में लड़कियां लड़कों जितना सबल, लड़कों जितना विश्वासी महसूस नहीं कर पाती हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से? भाई जो उन पर टिप्पणियां करते हैं वो भी तो लड़के ही हैं ना। तो मैं उस मानसिकता की बात कर रहा हूँ, उस कल्चर की बात कर रहा हूँ। उस मानसिकता के पीछे ये है कि आपने प्रेम, जो अभी तक बात कर रहे थे हमारे जो भाई हैं, कि जूलियट रोमियो वाली जो चीज़ थी, एंटी रोमियो दस्ता आप लेकर आए, और उसके साथ साथ आप मिशन नारी शक्ति लेकर के आए। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँगा, और प्रदेशों के अनुभव नहीं है मेरे पास। मिशन नारी शक्ति आई, उसके नाम पे प्रदेश सरकार ने बहुत पैसा बर्बाद नहीं किया, मतलब उन्होंने तो खर्च ही किया होगा, लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्यों लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की लड़कियां असुरक्षित हैं? नारी शक्ति नाम का एक स्पेशली लड़कियों को ही प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो सुरक्षित अपने घर तक जा सकें। आप एक सेकंड, आप सवाल को थोड़ा, मैं थोड़ा समाज के या सामाजिक मुद्दों की बात नहीं सर, इसका जो सबसे पहले होता है, हम परिवार ही से शुरू होता है। जैसे हमारे यहाँ कोई एक लड़का एक लड़की है, तो जो मार्केट में कोई जाता है तो लड़की को भेजते हैं, तो भाई को भेजते हैं कि जाओ तो देखते रहना। क्यों नहीं वहीं से लड़कियों को इम्प्रेस वो किया जाए कि तुम जा सकती हो।
सबल और क्यों उनको बचपन से ही कहा जाता है कि नहीं तुम बाहर नहीं जा सकती, सब्जी नहीं ला सकती हो। तो इसके पहले परिवार से ही उनको इंकरेज करना पड़ेगा, फिर इसको धीरे धीरे विस्तृत लेवल पर उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये एक बात महत्वपूर्ण है, जब बाजार में ज्यादा लड़कियां दिखेंगी, दुकानों पे जाते हैं, सामाजिक परिवेश जो है, जैसे सामाजिक परिवेश होता है, हम घर पे पैदा जब होते हैं तो जब जैसे ही पैदा होते हैं वैसे हमारा लड़का हुआ लड़की हुआ, फिर हम लड़की क्या कहते हैं, घर पे मम्मी ही सिखाती है कि ऐसा देखो धीरे बोलो, भाई है जोर से मत बोलो, चाँप के मत बोलो, डांट रहा है तो समझ लो। उसके बाद से फिर जब वो आता है तो जो हमारा ये हम कल्चर लेके ना, मैं थोड़ा सा धर्म उनको बड़ा ज़्यादा मानता नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो लड़की है वो क्या पहन रही है, क्या कर रही है। जैसे अब जीन्स पहन के आ गई, अब बताओ जीन्स पहन के आ रही है, स्कूलों में रोका जा रहा है, विश्वविद्यालयों में रोका जा रहा है लड़कियों को जीन्स पहन के आ रही हैं। अब हम ये कहें कि जीन्स पहन के आ रहे हैं, फिर हम सामाजिक समानता की बात करें तो यानी आप जब देख रहे हैं कोई लड़की जीन्स पहन के आ रही है, माना वो बिकनी पहन के आई, आने दीजिए, उसकी आज़ादी है। अगर मैं जब कहते हैं कि बिकनी पहन के आ रही है तो तुमको देख के कुछ होगा नहीं क्या? अगर हमारी बहन ऐसा करे तो क्या हमको होगा ऐसा? इसलिए जो सभ्यता है, सभ्यताएं भी रोकती हैं। चाहे इस्लाम की बात हुई, चाहे हिंदू धर्म की बात, हिंदू धर्म में कहा जाता है महिला इतना दिन अपवित्र रहती, इतना अपवित्र रहती है। आप उसी धर्म से आ रहे हैं और वही आपके दिमाग में फीड किया जा रहा है कि लड़की है, लड़की है, बल्कि वही लड़की का आप दूध पी रहे हैं। लेकिन अब मैं उसका नाम नहीं ले, उसी मंदिर में उसको जाने से आप रोक रहे हैं ना। आप पवित्र हैं, वो अपवित्र है। ये जो हमारे अंदर मानसिकता बनी हुई है, जब तक हम इस मानसिकता को नहीं खत्म करेंगे तब तक ना दहेज खत्म होगा ना वो चीज़ होगा जो। हाँ, लड़कियों को मार्शल आर्ट सिखाना चाहिए ताकि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। मैं एक बात यह भी है, जैसे कि भाई साहब ने कहा, क्या नाम? मेरा नाम अमन दीक्षित है। भाई साहब ने कहा कि हमें धर्मतः सिखाया जाता है कि धर्म ही हमें कहता है कि हम लड़कियों को दबाते चलें या उनको अलग रखते चलें। ऐसा नहीं है। हमारा तो धर्म यह भी कहता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा की जाएगी वहाँ देवता निवास करेंगे। ये कैसे कह सकते हैं? कहने के लिए सौरभ भैया तो कुछ भी कहा जा सकता है। कहने के लिए हमारे संविधान के प्रस्तावना में कहा गया कि हम समानता लाएंगे, क्या समानता आ गई है? कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता। आप कर क्या रहे हैं? यथार्थवाद और आदर्शवाद में अंतर होता है। सौरभ भैया इस बात तो गलत नहीं है। ये श्लोक अपने आप में ही गलत है कि यत्र नारायणती पूजते, क्यों पूजा करना, उसको लड़की रहने दो। सबसे बड़ा बात हमने उनको रोकने के लिए, नारी को जो ही आप देवी बनाएंगे कहीं न कहीं उसकी आज़ादी पे आप बाउंड ना, क्योंकि देवी मार्केट में घूम नहीं सकती, तो उनको रोकने के लिए ही कहीं न कहीं ये सारी चालाकियां, चूंकि थोड़ा समता मूलक समाज हो, बराबरी दी जाए। हाँ, अलवेयर मूलक ने कहा था कि जब किसी से अलवेयर कामू मूलक, अलवेयर कामू ने कहा था कि अगर किसी के अधिकार छीनने हो तो आप उसे देवता बना दीजिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरी चीज़ सिमोन दे बोवार ने कहा कि स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बनाई जाती है। एक यहाँ का मैं संस्मरण सुना रहा हूँ। दीक्षांत समारोह में जो इस बार दीक्षांत समारोह हुआ, आनंदीबेन पटेल जी राज्यपाल जो थी, उन्होंने कहा कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ पे 44 जो बच्चे हैं गोल्ड मेडल पाने वाले, उसमें 8 लड़के हैं, बाकी लड़कियाँ हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ 70 से 80% लड़कियाँ दिख रही हैं, इसके पीछे कारण खोजना चाहिए, इस पर एक शोध होना चाहिए। मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में वो किया, शोध किया। पता ये चला कि कोई भी व्यक्ति, जैसे हमारे परिवार की बात है या किसी के भी परिवार की बात है, गांव में है, अगर वो एक बच्चे को पढ़ाने का एफोर्ड कर सकता है तो वो सीधे अपने बेटे को भेजता है। दूसरी चीज़, विश्वविद्यालयों में कौन, यहाँ तो विश्वविद्यालयों में देखा जाए तो अगर सेक्सुअल रेशियो देखा जाए तो लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा है। कारण ये है, इसके पीछे कारण ये है कि इंटरमीडिएट के बाद या ग्रेजुएशन के बाद लड़कों को लोग तैयारी करने के लिए इलाहाबाद और तमाम जगह जो तमाम टेक्निकल हैं और फिर ये सिविल्स की तैयारियां हैं, इनके लिए वो भेज सकते हैं, भेज देते हैं। लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं, इसलिए कुछ नहीं कर रही है तो चलो, जब तक शादी नहीं करनी है तब तक कुछ नहीं करे, तब तक ग्रेजुएशन कर ले। यूनिवर्सिटी की बात है, कॉलेज की बात है, अगर लड़की थोड़ी सी होनहार है तो यूनिवर्सिटी भेज दी जा रही है, और अगर थोड़ी नहीं उतनी होनहार है तो भाई कॉलेज में भेज दी जा रही है। ये मसला है। अच्छा, तीसरा हमें ये बताओ, एक बात तो लड़कियों की बराबरी की हो गई है ना, एक बात दहेज की हो गई, तीसरा ये जाति को लेके मैं बड़ा दुखी हूँ कि तुम लोगों के हॉस्टल में ये सब चलता है। मैं इसके लिए ये चीज़ है, मैं 2014 से 17 में एनसी में रहा था, कोई कुछ जाति वात की बात नहीं हुई। लेकिन जब तक चुनाव बनता, जब 2017 में जब चुनाव जब आया यूनिवर्सिटी में, हाँ मतलब चुनाव वो बहाल हुआ, चुनाव बहाल हुआ 16 में, जो भी 16-17, हाँ 16-17 में, तो उस समय गुटबाजी हुई। जब चुनाव होगा गुटबाजी होगी, हो जाती है गुटबाजी, अंदर अंदर होगा। गुटबाजी हो वो विचारधाराओं के नाम पर, जाति के नाम पे नहीं होती ना, वो जाति के नाम पे हो जाती है, ये दिक्कत है। बात दरअसल ये है कि मेरा एक दोहा है कि आओ यूं जाहिर करें
लोकतंत्र से आपका है? हाँ मेरा है। आओ बहुत लिखते हैं। बहुत ज्यादा। ये बड़ा खींच के कह रहा है बहुत लिखते हैं। मैं जानता हूँ। अक गए छक गए। नहीं बहुत सारी रचनाएं इनकी। बहुत रचनाएं हैं सब तुम। अभी ये MMA गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। अच्छा इनकी नई जल्दी किताब आ रही है। हाँ? तुम लेट आए हो पार्टी में, ये पहले ही बताया जा चुका है। वजन भी डिस्कस हो गया है। मेरी जल्द ही किताब भी आने वाली है अभी 1 महीने के अंदर। प्रेम गीत संग्रह है तो, लेकिन मैं राजनीति से भी इतर नहीं रहता हूँ, इसलिए मैंने कहा है। प्रेम और राजनीति है। स्पॉन्सर करते हो क्या? प्रेम स्पॉन्सर करते हो? नहीं अच्छा हम स्पॉन्सर कर दें क्या? स्पॉन्सर कर दें किताब वाला? इन्हीं को बुला लेंगे। जाने के लिए जैकेट और टी शर्ट भी देते हैं। परफ्यूम तो मतलब फ्री है, लगा के जाओ। स्पॉन्सर्ड यही देते हैं। तुम प्रेम कविताएं रचने के लिए ऐसे कच्चा माल तलाशते हो? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैकेट टी शर्ट परफ्यूम देते हो? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं देते हो? नहीं देते हैं। तो बात वो मुद्दे से भटक गई है। मैं दोहा कह रहा था कि पिछले घंटे से भटक ही रही है कि आओ यूं जाहिर करें लोकतंत्र से प्यार, तू मुझको पापी कहे मैं तुझको मक्कार। बात यही है, चाहे वो यहाँ से लेकर हो विश्वविद्यालय स्तर पे हो या फिर पूरे देश स्तर पे हो, सारे लगभग सब जगहों पे इन्होंने कहा है ना कि जाति की भावना तभी आई जब यहाँ पे राजनीति शुरू हुई। और राजनीति की यही हाल है, गंदी राजनीति शुरू हुई और राजनीति का तो यही हाल है कि फिर एक कविता फिर से एक कविता कहा जा सकता है। अरे यार चलिए, आप सब लोगों से बातचीत करके बहुत आनंद हुआ। सुन लीजिए, शिक्षा और नियुक्ति को लेकर और यहाँ पे मेस को लेकर चाय पी लीजिए। हाँ मतलब विश्वविद्यालयों की नियुक्ति के लिए है, जितने विश्वविद्यालय हैं, खासकर स्टेट यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं जानता हूँ, तो इन स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसरों की जो नियुक्तियाँ हैं वो किस आधार पर की जाती हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे प्राइमरी विद्यालय में अगर आपको टीचर बनना है तो बहुत पापड़ बेलना है। आपके लिए पहले आप बीएड करते हैं, बीटी से करते हैं, ठीक, उसके बाद से आप टेट की परीक्षा होती है जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसको आप पास आउट करते हैं। उसको पास आउट करने के बाद आप प्रतीक्षा करते हैं कि कब जो है सरकार मतलब कृपा दृष्टि हम लोगों पे रखेगी, मतलब बरसाएगी, कहें कि वैकेंसी आए। फिर आप वो जो परीक्षा है उसमें 14 पेपर्स पूछे जाते हैं, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, हिंदी है। सबसे ज़्यादा अगर योग्य नागरिक है, योग्य अगर शिक्षक है इस समय, तो मुझे लगता है प्राइमरी विद्यालय का है। वो टेट निकाल के बैठता है, सुपर टेट देता है, फिर वो जाता है। टीजीटी के स्तर पे देखिए, अगर आप माध्यमिक शिक्षा में जब आप प्रवेश करते हैं तो टीजीटी और पीजीटी उसमें 2 है। मतलब टीजीटी जूनियर हाई स्कूल का शिक्षक बनता है और पीजीटी जो है इंटरमीडिएट का प्रवक्ता बनता है, प्रवक्ता नाम दिया था। तो टीजीटी पीजीटी फिर वो मतलब आप अगर बीए किए हैं, मतलब आप स्नातक हैं, उसके बाद बीएड करते हैं, उसके बाद टीजीटी की परीक्षा निकाल करके शिक्षक बनते हैं। पीजीटी के स्तर पे ऐसा ही है। प्रोसेस पता है? प्रोसेस पता है। पॉइंट पे नहीं, मैं पॉइंट पे जा रहा हूँ धीरे धीरे नहीं सीधे पॉइंट पे आओ। मैं अगस्त से कवरेज कर रहा हूँ, ये सब मैं बहुत सुन चुका हूँ। उसके बाद सुपर टेट सब भर्ती है। नहीं, टेट सुपर टेट ये बहुत बड़ा मुद्दा है ना सर। मुद्दा बोलिए भाई। ये मुद्दा नहीं, मैं बहुत सुनता हूँ आपका चैनल, लेकिन ये मुद्दा नहीं कोई उठाया। कौन सा मुद्दा नहीं? वही मैं बताने जा रहा हूँ। बताइए। तो उसके बाद से क्या हुआ, ग्रेजुएशन स्तर की जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है और कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में जो एडेड डिग्री कॉलेज हैं वहाँ पर नियुक्ति हो जाती है। जीडीसी की वैकेंसी निकलती है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में नियुक्ति हो जाती है। प्रोफेसर विश्वविद्यालयों में किस स्तर पर बनाए जा रहे हैं? केवल 10 मिनट का इंटरव्यू और कुछ पैसा, बस इसीलिए एक परीक्षा नहीं होती। विश्वविद्यालय का टीचर बनने के लिए 5 परीक्षा होनी चाहिए कम से कम, प्री मेंस जीडी सब कराओ, जितना होना चाहिए। आयोग एक बना, या तो विश्वविद्यालय आयोग बनाया जाए, कोई ना कोई एक आयोग बना जाए। बिना परीक्षा के वंशवाद के चलते हो जाता है नियुक्ति। किसी का नाना प्रोफेसर है, अच्छा ठीक है चलो बात कर रहे हैं, पैसा लेके घूम रहा है, नियुक्ति हो जाती। क्यों नियुक्ति हो रही है? विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने के लिए नियुक्ति नहीं। अच्छा, डिग्री कॉलेज में बेचारा जो प्रोफेसर है वो 10 साल वहाँ पे मतलब पढ़ा चुका है, ग्रेड स्केल उसका ऊपर है, पैसा 1.5 लाख रुपया पा रहा है, इतना है उसका। लेकिन वो 60,000 पे 65,000 पे ज्वाइन करेगा ना, 5400 ग्रेड पे है विश्वविद्यालय, या 6000 ग्रेड पे है शायद। सबसे वो उस पर क्यों ज्वाइन कर लेता है? पैसा देकर के उस पर ज्वाइन करता है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? विश्वविद्यालयों में, आईटीज में, IISc में परीक्षाएं क्यों नहीं होती हैं? क्यों नहीं परीक्षा क्यों नहीं करते हो? तुम मानते हैं तुम IIT से पढ़े हो, तुम्हारा ठीक ठाक डेवलपमेंट हुआ है, तुम्हारी शिक्षा बहुत ऊंचे कद की होगी, बहुत अच्छा तुम जानते हो, IIT प्रोफेसर हो सकता है। आपका ये कहना है कि
कि यूनिवर्सिटीज़ में जब फैकल्टी को अपॉइंट किया जाए तो उनके उनके डिटेल्ड लिए कम से एग्जाम कम 3 परीक्षाएं कराई जाएं। रिगार्डेड हो जैसे यहाँ पे ये कहा गया जिनकी नियुक्तियाँ हुई, पहली बात तो रिटर्न वगैरह जो कई प्रोसेस जब ग्रुप डी में आप कह रहे हैं कि भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार है। वो चीजें देखिए इसी विश्वविद्यालय के आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए, जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं कम से कम 75%, कम से कम 75% नियुक्तियां सर किसी न किसी पूर्व प्रोफेसर के ऐसी स्थिति आ गई है, मैं कुछ ऐसे लोगों के नाम, जैसे देखिए जब ग्राउंड पे जब आप देखते हैं ना तो आपको चीज़ें अच्छे से पता चलती हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 5 बार टेट की परीक्षा पास नहीं कर पाए और प्रोफेसर बने बैठे हैं। क्या देंगे वो शिक्षा भाई, क्या देंगे वो शिक्षा? उनके बस के बात की है ही नहीं। ऐसे ऐसे प्रोफेसर हैं जो मैथ्स में बच्चा खड़ा होकर पूछता है डेंसिटी की यूनिट क्या है, घनत्व का जो है मात्रक क्या है, तो डिस्टर्ब हो जाता है, बता ही नहीं पाता है। वो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने बैठे हैं। 1 मिनट, आप पूरी बात हो जाने दीजिए। बहुत बड़ा ये मतलब इतना बड़ा कष्ट है ना, इतना बड़ा कष्ट है, क्या बताया जाए। हम टीजीटी पीजीटी में हम नंबरों से कुछ नंबरों से बाहर हो जाते हैं। जीआईसी के लिए, जीआईसी में भी मुझे मेंस लिखना है। प्री कराते हो तुम, प्री में क्या पूछा? प्री में पूछते हैं, अच्छा बहुत अच्छा काम ये हुआ कि इसमें जीआईसी में एक जो है मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता था और उसके बाद से उसमें भी ये इंटरव्यू वाला प्रोसेस था। सरकार ने चेंज किया, बहुत बड़ा काम किया है। कुछ चीज़ों पर मतलब इसमें चेंज आया। विश्वविद्यालय में चेंज क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे लोग बैठे हैं, क्या यही प्रोफेसर नीति नियंता बन के बैठे हैं जो चेंज कर देते हैं कि पीएचडी के बाद नियुक्ति होगी, एक बार नेट कर देते हैं। बच्चा घूमता फिरता बच्चा नेट हो जाता है। यूजीसी नेट में बता रहा हूँ, घूमता फिरता बच्चा नेट हो जा रहा है, घूमता फिरता बच्चा नेट हो रहा है। मतलब आप कह रहे हो नेट का लेवल नीचे आ गया? यूजीसी नेट का लेवल नीचे है, सीएसआईआर नेट में आइए, हालत खराब होगी। कब से ये लेवल नीचे है? लेवल नीचे है, मुझे लगता है ऐसा। अरे कब से? जब से ऑब्जेक्टिव प्रोसेस में आइए, प्रोसेस में आइए, सब समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा। प्रोसेस में आइए। दरअसल बात प्रोसेस में मेरा कंप्लीट बहुत बड़ा मुद्दा और इसको आप रखिए। और तुम बहुत भरे बैठे हो। बहुत ज्यादा मुझे कष्ट होता है ना। मैं पीजीटी का परीक्षा में फेल हो जाता हूँ और पता चलता है कि प्रोफेसर बन के बैठा है। उसके बाद हम सुनता हूँ 5 बार टेटे नहीं क्वालिफाई है और मैं 1 बार तो क्वालिफाई हो गया हूँ। तो मैं सोचता हूँ मैं उसमें बहुत अच्छा हूँ और वो बैठा हुआ है, वो प्रोफेसर बना बैठा हुआ है। ये बहुत भारी कमी है। विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं क्यों नहीं कराई जा रही हैं? क्यों 10 मिनट का इंटरव्यू कराया जा रहा है? और क्यों राज्यपाल साहब नियुक्तियों को उस पर दस्तखत कर देते हैं? किस आधार पर? 5 मिनट का इंटरव्यू, 5 मिनट का इंटरव्यू, 35 लाख रुपया, कौन सी बात है? इसी विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी आत्मकथा है, मैंने पढ़ी उसमें उन्होंने एक वाक्य लिखा जो सूक्त वाक्य है कि विश्वविद्यालय भर्ती प्रक्रिया में हर प्रतिभा के बाद जो काम आता है उसे जुगाड़ कहते हैं। जिसका कहीं नहीं होता है उसका विश्वविद्यालय में होता है। एक चीज है, अगर कहीं नहीं होगा तो विश्वविद्यालय में हो जाए, पक्का बस श्योर हो जाए। बस आई बैकग्राउंड चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड होनी चाहिए। कुछ देर एक सेकंड, अरे बस समय पूरा हो गया। वर्ग संघर्ष मोबाइल पे है, देख लीजिए। हाँ, 9 विधानसभा 316 है। वहाँ पे आज तक ना पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना बीएससी कॉलेज है, ना बीकॉम कॉलेज है। और चुनावी माहौल में क्या किया जाता है कि भोजपुरी संगीतकारों को इस तरह बुला के कुछ क्षणिक मनोरंजन करा दिया जाता है। कुछ पढ़ देते लाइए, राजीव गांधी महाविद्यालय वहीं पे लाइए। उसमें बीकॉम नहीं है, बीएससी नहीं है, केवल बीए है। इसको जी यहाँ सर, मैं कल इंडियन एक्सप्रेसवे के एक सर आए थे, श्यामलाल यादव जी, उनसे भी जी सर, मैं उनसे भी ये बातें कही थी और हो सकता है सर 1-2 दिन में वो आर्टिकल छप के आए। तो मैं सर आपके चैनल के माध्यम से भी यही कहना चाहूँगा कि नौतनवा में सिर्फ भोजपुरी सिंगर्स के मनोरंजन के कार्यक्रम को रोका जाए और जो वहाँ पे सर शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारने की कोशिश की जाए, यही आपके चैनल से बहुत ही उम्मीद है। देखिए, बात शुरू हुई थी हंसी मजाक से कि विधि के विद्यार्थी कैसे होते हैं और एक बहुत गंभीर नोट पर ख़त्म हो रही है। हमारे साथी ने बताया, अनुज गोरखपुरी, अनुज नाम है लेकिन इनको अनुज गोरखपुरी लोग कहते हैं। ज्ञान से भरे हुए हैं और निश्चित गायन भी इनका बहुत बढ़िया है। और गायक बहुत गायक, तो वह गायक, तो बस हम लोग क्लोज करेंगे और आखिरी में इनका गाना लगाइएगा। तो हम लोगों ने हंसी मजाक से बातचीत शुरू की थी, लेकिन बीच बीच में कई गंभीर पड़ावों पे ये बातचीत पहुंची और ये बड़ा अनुज का गंभीर सवाल है कि जिनके ऊपर सबसे अहम शिक्षा, ग्रेजुएशन और पीजी की या आगे की रिसर्च की शिक्षा की जिम्मेदारी है,
उनकी भर्ती प्रक्रिया सर्वाधिक विस्तृत और पारदर्शी क्यों नहीं है। और दूसरे साथी ने जो बात कही कि कब तक हमें ऐसे मनोरंजन के साधनों के नाम पर चुनाव के दौरान लुभाया जाएगा और शिक्षा को लेकर कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं दिया जाएगा। अगर आप लोग इसी तरह से जागरूक रहेंगे तो आई एम श्योर नेताओं के ऊपर ये प्रेशर रहेगा। है रोजगार के ऊपर बहुत सारे विषय हैं, बात करेंगे तो सुबह हो जाएगी, है ना। तो है ना, तो इसीलिए मैंने कहा ना, चूंकि मैं अगस्त से लगातार यात्रा कर रहा हूँ, गोरखपुर भी पहले एक बार आया था, चुनाव आते रहेंगे भैया, आप लोग बुलाते हैं हॉस्टल में, आप एक इलेक्शन में ही आ रहा है। अच्छा एक नाम क्या है? योगेश। नवंबर दिसंबर में कौन से चुनाव थे? नहीं एक आपने नहीं, आपने एक सेकंड सर एक सेकंड सर योगेश मेरी बात तो सुनिए। योगेश मुझ पे पता है, ये मेरी बात सुनेंगे। मैं त्रिस्तरीय चुनाव के बाद आया था पंचायत के, और विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले आया था। लोगों की ये शिकायत रहती है कि सिर्फ चुनाव में घूमते हैं, इसलिए मैंने अगस्त से दिसंबर तक हर ज़िले की यात्रा की थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझ पर ये इल्ज़ाम लगता है कि मैं उत्तर प्रदेश को ज़्यादा वरीयता देता हूँ, क्योंकि यूपी का, बात तो सुन लीजिए, तर्क की बात कर रहे हैं तो फिर तर्क करिए, है ना, जुमले हम भी उछाल सकते हैं। तो ये इल्ज़ाम लगता है कि मैं यूपी को ज़्यादा वरीयता देता हूँ, इसीलिए ललन टॉप के बाद ललन टॉप यूपी भी शुरू कर दिया। तीसरा, हर पत्रकार के लिए मुमकिन नहीं है ना, और ललन टॉप कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है हज़ारों की कि हमने हर ज़िले में संवाददाता रखे हों, ठीक है, ऐसा नहीं है। हम अपने सीमित संसाधनों में हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम देश के, प्रदेश के नौजवानों की आवाज़ बने। मैं ये दावा नहीं कह रहा हूँ कि हम हर मुद्दा कवर कर लेते हैं, पर आपको हमारी नीयत और हमारे प्रयासों में कमी नहीं दिखेगी। जो आपने कहा ना कि नेताओं की तरह हम भी चुनाव के दौरान आए, आप गलत कह रहे हैं। ये चंदन यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछिए, ये लल्लन टॉप में पहले भी आए, इसके पहले हमने गोरखपुर में अड्डा किया, है ना। और दूसरी चीज़ आपको ये देखिए कि लल्लन टॉप 2016 में बना है, 6 लोगों की टीम थी, है ना। तो धीमे धीमे बढ़ रहा है। आप लोगों की हमसे उम्मीदें हैं, आप लोगों की उम्मीदें हैं, ये मैं बड़ा साम्राज्य है। चलिए, तो ये आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के विवेकानंद छात्रावास से तमाम सुधी, विधि और विधि से इतर विद्यार्थियों की बात सुन रहे थे। फरवरी का महीना बीत चुका है, दीना जी अभी भी यहाँ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुंबई का कोई सुधी प्रोड्यूसर दीना का दहेज और दीना की शादी नाम के 2 टाइटल रजिस्टर करवा चुका होगा, हैं? और हर अच्छे आयोजन की शुरुआत चूहल से और अंत सुर से होना चाहिए। सुर से तो परहेज आपको भी नहीं है, नहीं बिल्कुल है, सुर से नहीं है। भक्ति संगीत हो, अश्लील ना हो। तो ये शील सुनाते हैं कि अश्लील सुनाते हैं? शील सुनाते हैं। हाँ बताइए, क्या सुनाएंगे? अरे क्या सुनाएं, फगुआ से होगा, और तुम्हारी फोटो बड़ी सी लगा के कोई बात नहीं। अरे मैंने होली पे 2 लाइन सुना दे रहे हैं बस, ऐसे कुछ मनोरंजन की प्रेम गीत। भोजपुरी में सुनाओगे ना? नहीं भोजपुरी नहीं। क्यों? बेहतर जगदीश सिंह वगैरह बहुत बढ़िया अपनी भाषा का अपन लोग सम्मान नहीं करते हैं। भोजपुरी अब ऐसा थोड़े भोजपुरी नहीं, मतलब हमको नहीं आ रहा है तो कैसे भोजपुरी में ऐसे सुनो। कितना पुड़िया रखता है, हर चीज पे पुड़िया दे रहा है। 2 लाइन बस सुना कुछ। राग की रागिनी सी लगती हो, राग की रागिनी सी लगती हो, रूप की स्वामिनी सी लगती हो, रूप की स्वामिनी सी लगती हो, गोरे तन पर ये नीलिमा साड़ी, गोरे तन पर ये नीलिमा साड़ी, नभ की मंदाकिनी सी लगती हो, मंदाकिनी सी लगती हो, देखने में नई नई हो तुम, देखने में नई नई हो तुम,
फिर भी दिल में समा गई हो तुम, रूप गागर में जैसे सागर हो, रूप गागर में जैसे सागर हो, किस बिहारी की सत सही हो तुम, किस बिहारी की सही। बिमलेश या कमलेश, कुमार विश्वास को सुना था, बिमलेश थे जो मर गए, उर्मिलेश, उर्मिलेश जी का था, उर्मिलेश जी का है और कुमार विश्वास ने कहा। हाँ सारे प्रश्नों के हल तलाश, सारे प्रश्न। चलिए ऑन दैट म्यूजिकल नोट आई विल क्लोज दिस कन्वर्सेशन। इस बातचीत को खत्म करते हैं। बहुत आनंद आया। उम्मीद है कि आप भी संवेदना के स्तर पर कुछ समृद्ध हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।